सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी तक एक बार कंफर्म करेंगे और आंसर देंगे जल्दी से। हाँ जी, आंसर दीजिए खटाक से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। बेटा आशुतोष ये सब बातें नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट क्यों हो गया, मतलब क्या है? ये भी क्या मेरी गलती है क्या? ऑब्वियस सी बात है, मेरे से ही गलती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से? नहीं नहीं, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? यूएसए से। और इसकी जो लैंग्वेज है वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। हु कमेंटेड ऑन प्रियम्बल दैट इट इज़ अ ज्वेल सेट? किसने कमेंट किया था कि ज्वेल सेट है ये? तो आईडी कार्ड इन्होंने बोला था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप इन्होंने बोला था मुंशी जी ने। और इसका सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से अकल आती है। ओके ठीक है। तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन प्रियम्बल ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे जोड़े गए थे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड? किसके टाइम पे जोड़े गए थे? तो ये हमने पता है कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। इसे 1960 का जो बेरूबाई यूनियन केस हुआ था उसमें बोला गया था। बोला गया था कि नहीं बोला गया था? बोला गया था, ठीक। फिर उसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं, केशवानंद भारती केस हुआ था केबीसी इन द ईयर 1973, 1973 में जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बिल्कुल नहीं, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसीलिए 42nd अमेंडमेंट करके 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, है ना। यूनिटी को किया गया था, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और ये किसके टाइम पे? इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है। इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। ये तो मैंने आपको बताया ही है। जब मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से 5 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया फ्रॉम स्टेट लिस्ट और शिफ्ट किया गया फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। तो 1976 में इतना तो तुम्हारे दिमाग होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो चुकी थी, बिकॉज आपको पता है इनकी डेथ 1965 में हो गई थी आफ्टर द चाइना के साथ जो वॉर हुआ था 1962 में। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो आंसर इंदिरा गांधी होगा। और फिर 1975 की इमरजेंसी वगैरह आपने सुना हो तो भी आप कर सकते हैं, ओके। पंखुड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहार, निहार जीवनिया छाला बड़ा गुरुजी पुकार पुकार। क्या लिख रहा भाई ये सब? हु पोजेसेस दी भाई हु पोजेसेस दी अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ रिपब्लिक स्टेट? तो एक रिपब्लिक स्टेट में किसकी अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। बता दीजिए ज़रा जल्दी से। हाँ जी, तो अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होती है? ये होती है रूलिंग गवर्नमेंट के पास, एपेक्स जुडिशियल बॉडी का, पीपल ऑफ स्टेट के पास, पीपल ऑफ स्टेट के पास। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम और आर टेकन फ्रॉम। ये जो है ग्रामर ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। सुनाई दे रहा आपको? रशिया, जापान, फ्रांस, ये तीनों कौन है? मैं नहीं जानता, जानना पड़ेगा। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, तो ये कहाँ से लिए गए? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, फ्रांस से लिए गए हैं तीनों, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी कितने तरीके की दी हुई है, इक्वालिटी कितने तरीके की दी हुई है, फ्रेटर्निटी कितने तरीके की दी हुई है? जरा बताइए कितने तरीके हैं, जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए तरीके। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो कितने तरीके हो गया? 5। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी तो मतलब 2 तरीके का। और फ्रेटर्निटी सिर्फ आपका एक ही तरीके का है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? और अगला, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार किस केस में बोला गया था ऐसा? हाँ जी, क्यों, किस केस में बोला गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें बोला गया था। और बाकी जो LIC केस हुआ था उसमें एग्री किया गया था, 1973 में आपका हुआ था केशवानंद भारती केस। अगला क्वेश्चन करिए। चलो, करेक्ट द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, हे गाइस,
यहाँ पर जो है आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने पहले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, दूसरे में उसके फीचर्स देखे, तीसरे लेक्चर में हमने देखा प्रीएम्बल, जो इसकी समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी उसका जो पहला पन्ना है, यानी उसका मैंने प्रीफेस देखा कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो हमने पढ़ा था फीचर्स में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 395 आर्टिकल्स हैं जो कि 22 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेंड है, और 8 शेड्यूल्स हैं, 8 अनुसूचियाँ जिनको हम पढ़ चुके हैं, 12 हो चुकी हैं अभी, ठीक है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ये 22 या फिर अभी 25 पार्ट हो गए हैं, ठीक है, जो पहले 22 थे और अभी जो 25 पार्ट्स हो चुके हैं, उसको हमें पार्ट वाइज पढ़ना है। तो उसमें से हम पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट मी टेल यू कि हमें सारे पार्ट्स नहीं याद करने हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 4A 5 6 7 7 तो है ही नहीं। क्यों नहीं है 7 को तो हम डिलीट कर चुके हैं किस अमेंडमेंट से, जरा जल्दी से बताइए। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला पार्ट। इमेजिन इज लाइक कि भाई जैसे एक बुक है और बुक में डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स को आप बोल सकते हैं आर्टिकल्स, उन टॉपिक्स को आप बोल सकते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो पार्ट इज लाइक पार्ट, जैसे बुक का एक पार्ट होता है, जैसे कि कैलकुलस है मैथ्स में, तो कैलकुलस है मैथ्स में तो उसमें डिफरेंशिएशन भी है, उसमें इंटीग्रेशन भी है, ठीक है, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, उसमें देन एरिया अंडर कर्व भी है ना। तो इस तरीके से वो क्या है, वो एक पार्ट है कैलकुलस एंड उसमें डिफरेंट ये टॉपिक्स हैं। तो उसी तरीके से ये पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर, मतलब जो कोई भी पार्ट है जो हम पार्ट 1 आज पढ़ने वाले हैं, और उस पार्ट के अंदर टॉपिक्स हैं। तो उसी तरीके से जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कि जो पार्ट नंबर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट नंबर 1, इसमें इसको डिवाइड किया गया है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। यानी कि जब भी हम कोई पार्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आर्टिकल की रेंज देखेंगे। मैंने क्या बोला, पार्ट जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे तो उसमें हम रेंज देखेंगे, उसमें रेंज होती है आर्टिकल्स की। जैसे अनुच्छेद यहाँ पे 1 से लेके 4 तक है यहाँ पे, ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है, क्लियर है। तो पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है, तो पार्ट 1 टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग नंबर 1 जो है संविधान का, संघ व उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक में है, तो जिसमें हमें एक एक करके अभी आर्टिकल्स को पढ़ना है। तो पहला आर्टिकल ये रहा। पहला आर्टिकल क्या बोल रहा है, जितना मैं हाईलाइट करूं, जितना अभी पढ़ा रहा हूं उतना पूरा अपने आप से मत पढ़ना भी, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की बात करता है, संघ का नाम और उसके क्षेत्र की बात करता है आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1, ठीक, क्लियर है। तो पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 इज लाइक कैलकुलस से उसको कंपेयर करो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब उसमें हम आर्टिकल वाइज आर्टिकल चारों पढ़ेंगे। तो पहला है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी पहले वाले आर्टिकल में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, क्लियर, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये पहला क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, तो आर्टिकल ये रहा 1, उसके अंदर सब पार्ट है। अब जैसे कि इंटीग्रेशन के अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, तो मतलब आर्टिकल के अंदर भी उसके कुछ सब आर्टिकल्स आप ऐसे समझ सकते हो, तो उनको हम क्लॉज बोलते हैं। यहाँ पे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 का जो पहला क्लॉज है वो आप समझ गए क्या है, ठीक है, वो है आपका इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, ये मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। जब अम्बेडकर जी से पूछा गया कि यहाँ पे हमने फेडरेशन वर्ड को क्यों ऐड नहीं किया, यहाँ पे वाई डिडंट वी एडेड द वर्ड फेडरेशन, तो फेडरेशन वर्ड को हमने क्यों ऐड नहीं किया यहाँ पे, जबकि इंडिया तो एक फेडरेशन है, जबकि इंडिया तो एक फेडरेशन है। तो इस आर्टिकल 1 का जो पहला क्लॉज है, इससे हमें 2 चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक तो हमारे देश का नाम जो कि इंडिया भी है और भारत भी है, क्योंकि संविधान सभा के सामने जब ये बात आई, ठीक है, तो कुछ लोगों ने बोला नहीं भारत का नाम इंडिया होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला नहीं भारत लिखा जाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारी संविधान सभा ने दोनों नामों को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इंडिया भी और भारत भी। तो पहला तो हमें नाम पता चलता है, और दूसरा हमें पता चलता है टाइप ऑफ पॉलिटी। टाइप ऑफ पॉलिटी का मतलब वही है कि जब अम्बेडकर जी से पूछा गया कि इंडिया तो एक फेडरेशन है, इंडिया तो फेडरेशन है, अभी हमने पढ़ा भी था, है ना, कि इंडिया फेडरेशन है बिकॉज सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन है।
तो फिर ये हमने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड को क्यों ऐड किया, फेडरेशन को ऐड क्यों नहीं किया? तो अंबेडकर जी का ये कहना था, इसके दो कारण हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है, ध्यान यहाँ ये रखना है कि देर इज नो एग्रीमेंट, ठीक है, नो एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स। संघीय इकाइयों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। फेडरेटिंग यूनिट का मतलब है जितने भी हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। यूएसए की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे जितने स्टेट हैं, ठीक है, उनके बीच में काइंड ऑफ एक एग्रीमेंट, मतलब वो डिफरेंट कॉलोनी के फॉर्म में एग्जिस्ट किया करते थे। उन्होंने एक डिसीजन लिया उन सारी कॉलोनीज़ ने, ठीक है, यूएस में जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, ठीक है, कि हम एक साथ मिल के क्या करेंगे, यूएसए बनाएंगे। ठीक, 13 उस समय थी, 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी ब्रिटेन के अंडर में, जिन्होंने बोला कि चलो यार हमारा हिस्टोरिकली हम लोगों ने सेम तरह की प्रताड़ना से हम जूझे हैं, हम सेम तरह की प्रताड़ना से जूझे हैं, इसलिए चलो मिल के एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। तो 1776 में उन्होंने यूएसए का निर्माण किया 13 कॉलोनीज़ ने। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, और इसीलिए इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि हमारी यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता है कि कल को कोई स्टेट चाहे कि नहीं हम तो इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ना रहना चाहे। और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ठीक, यानी कि उनको बाइफरकेट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उनका एरिया को चेंज किया जा सकता है। एंड दूसरा जो कारण उन्होंने दिया दैट इज स्टेट्स, बिकॉज ये कोई किसी एग्रीमेंट की वजह से नहीं है, सो स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम दिस यूनियन। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जो दूसरा उन्होंने रीजन दिया था दैट वाज स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम यूनियन, यानी कि वो यूनियन से सिसीड नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स कि वो हट नहीं सकते हैं। ये चीज़ आपने समझनी होगी, ठीक है। तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो इस समय एक तो नाम पता चलता है और टाइप ऑफ पॉलिटी पता चलती है। ये पॉलिटी कि इंडिया फेडरेशन होने के बावजूद भी यूनियन ऑफ स्टेट क्यों वर्ड को डाला गया, तो अम्बेडकर जी ने दो कारण दिए कि इंडिया में देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स, एंड दूसरा स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, क्योंकि यूनियन हमारा जो संघ है वो अविनाशी है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है। कैसे, वो अभी देखेंगे। लेकिन वहीं यूएस जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, ये ध्यान रखना है, वहाँ पे स्टेट्स को भी नहीं तोड़ा जा सकता है। ये चीज़ आपके पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बताइए जल्दी से, ये चीज़ समझ में आई। दूसरा क्लॉज है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो मैंने आपको बताया था शेड्यूल का काम क्या होता है, अनुसूचियाँ जोड़ी क्यों गई हमारे संविधान में, जब आर्टिकल्स हैं तो शेड्यूल क्यों जोड़े गए। तो जो चीज़ आर्टिकल में नहीं ऐड करी जा सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट है। अब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी टेरिटरी, ठीक है, तो वो सब को मेंशन कर पाना इसी क्लॉज के अंदर वॉज नॉट फीजिबल, तो इसलिए हमने एक शेड्यूल बनाया, शेड्यूल नंबर फर्स्ट, और उसमें सबके नाम और टेरिटरी लिख दिया, जो हम पहले ही देख चुके हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड बीएम में टी से था टेरिटरी, यानी कि नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तीसरा है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ, तो टेरिटरी का मतलब क्या है यहाँ पे, टेरिटरी का मतलब है जितने राज्य हैं भारत में 28, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, अभी 8 हैं, जितने आगे पहले अभी कुछ टाइम पहले 29 राज्य हुआ करते थे। फिर जम्मू कश्मीर आपको पता है यूटी बन गया है ना, जब वो यूटी बन गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके बाद दादरा नगर हवेली दमन और दीव 2020 में मर्ज हो गया, अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हमें बता रहा है, ये सब हमें ये बता रहा है कि ये सब हमें क्या बता रहा है कि ये सब चेंज हो सकते हैं नंबर ऑफ जो है स्टेट और यूटीज़, लेकिन जो यहाँ पर टेरिटरी का मतलब है वो ये है कि स्टेट जितने भारत में राज्य उनकी टेरिटरी, दूसरा जितने यूटी हैं उनकी टेरिटरी जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई है, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, मतलब कल को अगर हम किसी बाहरी हिस्से को, ठीक है, जैसे ये है मान लो अखंड भारत का हिस्सा है पाकिस्तान पूरा, ठीक है, इसको हम अंदर ले लिया, मतलब इसको भारत में शामिल कर लिया, तो ये भी टेरिटरी में आती है। यानी कि जो अभी करंट में जितने राज्य हैं, करंट में जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं,
और फ्यूचर में अगर हम कोई टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं वो भी टेरिटरी के तहत आती है। समझ में आई ये बात कि जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें क्या क्या है। तो पहली चीज़ तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसके दो मतलब हैं, नाम और टाइप ऑफ पॉलिटी पता चलता है। दूसरे में हमें लिखा हुआ है कि जो भी इनके नाम और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं। तीसरे क्लॉज से हमें ये पता चलता है कि टेरिटरी का मतलब क्या है। उसका मतलब ये जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन फ्यूचर जो हम ले सकते हैं भारत के अंदर, वो सारे इसमें आएंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं सिक्किम का यहाँ पर बोलूँ, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2 पे। तो विशाल मौर्य जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब अभी पढ़ाई कर लीजिए, बाद में डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अभी पढ़ाई पे आपका भी फोकस नहीं रह पाएगा, बाकियों का नहीं रह पाएगा, तो अभी यहाँ पे पहले फोकस कर लेते हैं, है ना। तो जब क्लास चल रही हो तो सिर्फ क्लास से डाउट पूछा करें, इधर उधर की बातें जो हैं वो लास्ट में हम करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में रखा करिए उनके। तो आर्टिकल नंबर 2 पे आते हैं, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। आर्टिकल नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 3, देखो आर्टिकल नंबर 2 ये बोलता है कि जितनी भी टेरिटरीज हैं, ठीक है, जितनी भी टेरिटरीज हैं बाहर की, अगर उनको इंक्लूड करना है इंडियन यूनियन में तो पार्लियामेंट कर सकता है। जैसे सिक्किम जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, उसमें एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, वो भारत का हिस्सा कभी था भी नहीं, लेकिन उसको हमने भारत का हिस्सा बना लिया, सिक्किम को, ठीक है, भारत को हिस्सा हमने बना लिया, तो आर्टिकल नंबर 2 का वहाँ पे यूज़ किया गया होगा। आर्टिकल 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 3 किसकी बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। 2 किसकी बात कर रहा था, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अंतर क्या है वो समझो, अंतर इसका समझो पहले, अंतर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अंतर ये है कि आर्टिकल नंबर 2 बोल रहा है कि अगर कोई भारत की टेरिटरी नहीं है, विदेशी है, भारत की नहीं है, उसको अगर भारत में लाना है, भारत का हिस्सा बनाना है, तो आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल करोगे, अनुच्छेद 2। आर्टिकल 3 ये बोलता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, भारत का अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसका अगर तुमको उसका एरिया इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या उसकी बाउंड्री में कोई चेंज करना है, या उसका नामकरण चेंज करना है, या उस स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट बनाने हैं, या 2 स्टेट को मिला के 1 स्टेट बनाना है, ये सारे जो काम हैं वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत होंगे। तो बेसिक अंतर यह है कि आर्टिकल नंबर 2 टॉक्स अबाउट अ टेरिटरी विच इज नॉट करेंटली द पार्ट ऑफ इंडिया, उसको अगर बनाना है तो आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट एनी चेंजेस मेड इन द एग्जिस्टिंग टेरिटरी और द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ एनी इंडिया। कोई जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, कोई राज्य है जो अभी है वो भारत का हिस्सा, तो उसको अगर हमें एरिया को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, नाम चेंज करना है, उसको तोड़ना है, उसको जोड़ना है, वो सारे काम जो एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ होंगे वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत होंगे। आई थिंक यहाँ पे तो मुझे पूछने की ज़रूरत ना होनी चाहिए अब कि भाई डाउट है क्या किसी का, एकदम स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। और अनुच्छेद नंबर जो 4 है, उससे पहले पढ़ने से पहले ये मैं आपको बता दूँ, नहीं मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, नहीं ये भी नहीं बताऊँगा। आर्टिकल नंबर 4 पे आते हैं, अनुच्छेद नंबर 4 पे बताऊंगा, रुक जाओ, इस पे आओ, ठीक है। लॉज मेड अंडर आर्टिकल नंबर 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ 1st and 4th शेड्यूल। अब आपको भी पता है कि अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के तहत अगर बदलाव किए जाएंगे तो पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव किए जाएंगे। क्यों सर? अरे क्यों क्या, अभी पहले शेड्यूल में क्या था, नेम और टेरिटरी था स्टेट का और यूटीज का, था कि नहीं था? तो अगर तुम स्टेट का नाम बदल रहे हो, हाँ, उसकी एरिया चेंज कर रहे हो, तो मतलब उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को चेंज कर रहे हो। और शेड्यूल 1 में तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मेंशन्ड है, तो फिर तो उसमें भी चेंज होना पड़ेगा ना। शेड्यूल 1 में सारे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, अगर नाम बदलोगे तो भी शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़ेगा। ये तो बात समझ में आती है। सर 4 वाला, तो 4 वाला मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 4 वाले में क्या था, लिखो कॉमेंट में। तो 4 शेड्यूल में था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
राज्यसभा में सीटें किस हिसाब से आवंटित किए जाएंगी वो उसके कहीं ना कहीं एरिया वगैरह, पॉपुलेशन वगैरह पे डिपेंड करता है। अब अगर एरिया चेंज होगा, 2 स्टेट को मर्ज कर दिया, अलग कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की पॉपुलेशन चेंज होगी, तो उसका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी चेंज होगा। तो इसके लिए शेड्यूल नंबर 4 में भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आर्टिकल नंबर 4 बोल रहा है नहीं चिंता मत करो, ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुमको अलग से फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को 368 आर्टिकल नंबर 368 जो अमेंडमेंट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, संवैधानिक संशोधन की बात करता है, उसके तहत तुमको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अनुच्छेद 4 बोलता है। किसको? संसद को, पार्लियामेंट को। क्यों? क्योंकि इसके तहत जो बदलाव होते हैं वो पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट करती है, हाँ पार्लियामेंट करती है। अगर मान लो यूपी का नाम चेंज करना है तो वो यूपी नहीं करेगा, वो देश की संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी, वो यूपी नहीं करेगी। सिंपल टर्म्स में अगर अभी तुम्हें बोलूं, नहीं समझ में आ रहा है ये, तो कि योगी जी नहीं करेंगे, मोदी जी करेंगे, ऐसे समझ में अगर आ रहा हो तो ठीक है। अगर यूपी को तोड़ के एक नया राज्य कोई और बना देना है तो वो कौन करेगा? यूपी की सरकार नहीं करेगी, वो देश की सरकार करेगी। सरकार तो ऐसे नहीं, मेनली तो लेजिस्लेचर करता है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए इन सिंपल टर्म्स। तो आर्टिकल 4 ये बोल रहा है पार्लियामेंट को कि तुम चिंता मत करो, जो तुम 2 और 3 की तरह जो चेंजेस करोगे वो अपने आप शेड्यूल नंबर 1 को और 4 को चेंज कर देगा, यानी सिंपल मेजोरिटी से। उसके लिए तुम्हें आर्टिकल नंबर 368 को इन्वोक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल, तो पहला क्लॉज क्या बोल रहा है 4 का? वही बोल रहा है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स की चर्चा करने वाले हैं। सिंपल तुम ये याद करो कि एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 दैट अमेंड्स फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368। उसको संशोधन नहीं माना जाएगा अनुच्छेद नंबर 368 के तहत। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये साधारण बहुमत से हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। और जो भी चीज़ सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है, साधारण बहुमत से हो जाती है, उसको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं मानते हैं। सर सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी होती है मेंबर्स 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, लोकसभा के और राज्यसभा के 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट है, मौजूद हैं, वोट कर रहे हैं। सर थोड़ा समझ नहीं आया, अगर नहीं समझ में आया ना तो मत समझो, मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि तुम पूछोगे बार बार कि सर क्या होता है सिंपल, क्या होता है, क्या होता है, तो बता दिया। अब सर समझाओ इसको, तो समझाएंगे नहीं इसको। अभी हम पार्लियामेंट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल क्या होती है, इफेक्टिव क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है, वो सब बताएंगे, वो सब बताएंगे। वो अभी यहाँ पर डिस्कशन का टॉपिक है ही नहीं। तो सर हम अभी रट्टा मार लें, हाँ और रट्टा मार लो कि सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी के तहत ही चेंजेस हो जाते हैं आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत। कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में होते हैं। स्टेट से कुछ पूछा तक नहीं जाता है क्या? तो यहाँ पर एक वो है, स्टेट से पूछा जाएगा। अब तुम्हें पता है आर्टिकल नंबर 2 में तो कोई फॉरेन टेरिटरी को भारत में लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई आर्टिकल नंबर 2 बात कर रहा है कोई फॉरेन टेरिटरी को भारत में लेके आ रहा है। फॉरेन टेरिटरी में तो कोई हमारी सरकार तो बैठी नहीं हुई है, कोई राज्य सरकार तो है नहीं कि नहीं उससे पूछेंगे, वो तो बाहर की टेरिटरी है ना। पूछना तो पड़ेगा आर्टिकल नंबर 3 में, नहीं पूछना तो पड़ेगा जी। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्टिंग स्टेट है। अब यूपी का नाम चेंज कर रहे हैं, उसकी एरिया ऑल्टर कर रहे हैं, बाउंड्री, तो उससे पूछना तो पड़ेगा जी। ठीक, तो इस तरीके का जो बिल है, विधेयक है, जब वो आएगा पार्लियामेंट में, संसद में, उससे पहले वो विधेयक राष्ट्रपति को देना होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति वो विधेयक को राज्य के लेजिस्लेचर, स्टेट के लेजिस्लेचर, राज्य के विधानमंडल में देगा और तुम उनसे पूछेगा, उनसे बोलेगा कि देखो ये पार्लियामेंट ये बदलाव करने जा रहा है, तुम्हारे कुछ सुझाव हो तो बता दो। पहले कोई लिमिट नहीं होती थी सुझाव देने की, लेकिन 5वां जो संवैधानिक संशोधन था, 5th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने एम्पावर कर दिया प्रेसिडेंट को कि वो एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज, यानी कि वो समय सीमा निर्धारित कर सकता है राज्य के विधानमंडल के लिए अपने विचार को व्यक्त करने के लिए कि इतने टाइम में आपको बताना ही है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या जो विचार हैं, ठीक है, जो व्यूज हैं, they are binding or not? So they are not binding on the president or for that matter parliament. बाइंडिंग नहीं होते हैं। अगर यूपी बोले नहीं नहीं हमारा नाम सही है, नाम मत बदलो, पार्लियामेंट को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, व्यूज आपके ले लिए हैं, अगर आप उस पार्लियामेंट को लगा हाँ बात तो सही है, फिर क्यों, चलो ठीक है,
और नहीं माने तो नहीं भी करेगा। इट डिपेंड्स, बस आपको अपने व्यूज़ देने हैं, सिंपल, ठीक है। यानी कि ज़्यादा कोई इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का रोल नहीं है, इसमें एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग, ओके, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी बता दीजिए, मतलब रहोगे ना तुम लोग वही एकदम, जब बता रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ना है और बाद में बता दीजिए तो यही डिस्कस करने लग जाए, फिर ये टॉपिक को छोड़ दें जब बोल रहे हैं कि वो टॉपिक है ही नहीं डिस्कशन का। और जबकि सिंपल मेजॉरिटी बता दी है, कहीं लिखा है यहाँ स्पेशल? स्पेशल भी अलग अलग तरीके की होती है, स्पेशल भी अलग अलग तरीके की होती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करते हैं तो अलग तरीके की होती है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए अलग तरीके की होती है, इसलिए नहीं बता रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीके की होती है। तो खैर आर्टिकल 2 और 3 में आप समझ गए। कोई मान लो अभी मैं 4.0 का सेशन ले रहा था उस दिन, टेलीग्राम में एक लड़का आया, बोलता है सर मैं सर्विंग हूँ एयरफोर्स में, तो ऐसा ऐसा वैसा वैसा है। फिर हम लोग कहाँ सर्विंग हो, बोलता है रावलपिंडी में, और भाग गया छोड़ के। तो रावलपिंडी को अगर मान लो भारत का हिस्सा बनाना है तो किसका यूज़ करेंगे, 2 और 3 का? बताओ जल्दी से, सिंपल सी बात है, हम किसका यूज़ करेंगे, 2 का, बिकॉज वो एग्जिस्टिंग स्टेट नहीं है। ओके 4 भी हम समझ गए। ओके अब आते हैं इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स पे। बट बिफोर दैट देर इज अ थिंग, इफ इंडियन टेरिटरीज टू बी सीडेड, हुआ क्या 1960 में, 1960 में वेस्ट बंगाल की एक टेरिटरी थी जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, बेरूबारी यूनियन। वेस्ट बंगाल की एक टेरिटरी थी जो पाकिस्तान को देनी थी, पाकिस्तान को देनी थी वेस्ट बंगाल में उठा के यहाँ से। भाई मेरे ये जो है ये पहले पाकिस्तानी था, बांग्लादेश तो अब हुआ है, जिसने कल अपने ही फाउंडिंग फादर की बेटी को मौत की सज़ा सुनाई है। जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं 1971 में, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी शेख हसीना को कल सजाए मौत सुनाई गई है। वो अभी इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया उनको बिल्कुल नहीं देने वाला है ना। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भले है इंडिया की बांग्लादेश के साथ, 2013 में हुई थी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, लेकिन उसके आर्टिकल नंबर 6 और 8 में कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जिसका हवाला देते हुए हम यानी इंडिया उनको एक्स्ट्राडिट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस पर मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा आई थिंक आज तक। एक सेकंड, और एकदम से नेक पेन फिर से आ गया भाई। चलो ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई अभी। हाँ तो मैं आपको ये बोला था 1960 में ये बेरूबारी जो यूनियन है जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है, उस टाइम का जो ईस्ट पाकिस्तान तो उसको देना था। पॉलिटिकल विवाद हुआ कि ऐसे कैसे अपना भारत का हिस्सा दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो आपको पावर मिली है कि आप किसी एरिया को, किसी स्टेट के एरिया को कम कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी स्टेट के एरिया को, किसी स्टेट के हिस्से को आप किसी दूसरे देश को दे दें। आर्टिकल 3 इसकी पावर नहीं देता है आपको। तो इसीलिए अगर आपको भारत की टेरिटरी को विदेश को देना है, किसी दूसरे देश को देना है, तो आपको उसमें संविधान संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी रिकॉल करिए आर्टिकल नंबर 4 क्या बोल रहा था, आर्टिकल 4 आर्टिकल नंबर 2 और 3 से, कौन हो तुम, मतलब आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस करने के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब आर्टिकल 3 है ही नहीं, अब सीड करना है टेरिटरी को, तो तू कौन है बे, मतलब ये कि अब अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं बेरूबारी यूनियन केस, इसके लिए हमारे क्या करना पड़ा था, 9th अमेंडमेंट करना पड़ा था, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था 1960 में, जिसके तहत ये बेरूबारी यूनियन की टेरिटरी, बांग्लादेश जो प्रेजेंट डे है उस टाइम का पाकिस्तान, उसको दी गई है बेरूबारी यूनियन की टेरिटरी। समझ में आई चीज़। इसी के तहत 2014 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, जहां पर इंडिया ने 111 एनक्लेव्स यानी छोटे छोटे जो गांव हैं उनको ट्रांसफ़र किया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हमें ट्रांसफ़र किया 51 टू सेटल दी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे हमारे, उनको सेटल करने के लिए। तो इसलिए अगेन हमें ट्रांसफ़र करने के लिए, लेने के लिए नहीं, ले तो हम आर्टिकल नंबर 2 के तहत सकते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, साधारण बहुमत से हो जाता है, लेकिन जब देने की बात आती है तो वहाँ पर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया था। तो इसीलिए बेरूबारी यूनियन को देने के लिए 9th अमेंडमेंट किया था पार्लियामेंट में,
और इसी तरीके से फिर 100th अमेंडमेंट किया गया था 2014 में। अब आते हैं इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। 1947 में 562 और 565 प्रिंसली स्टेट एग्री टू एक्सीड टू द इंडियन यूनियन। आपको पता है कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था उसमें प्रोविज़न था कि या तो आप भारत में रह सकते हो, पाकिस्तान में रह सकते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो 562 तो आ गए भारत में, 3 को ज़्यादा चिल मची हुई थी, बोले हम ना आएंगे। इनके पास जो है, इनके पास तो गए सरदार पटेल जी, क्या भैया इधर आओ राजा जी, अरे राजा जी बाल पकड़ के हिलाए थोड़े से, क्या ज़्यादा चिल मची हुई है तुमको, है बुलाएं पुलिस को। तो यहाँ ऑपरेशन पोलो किया गया, ठीक। और ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में इसको बना लिया गया, सितंबर 1948 में इसको इंडिया का पार्ट बना लिया गया। तो इनकी चिल तो ख़त्म हो गई, ठीक है। और जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया गया, लोगों से पूछा गया कहाँ रहना है, तो लोगों ने बोला ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान में कौन जाना चाहेगा, तो ये भी इंडिया में आ गया, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर के साथ ये था, यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, वो आ नहीं रहे थे, वो भी नहीं आ रहे थे। तो उस टाइम तक फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया JNK पे, और जब अटैक किया तब उनको समझ में आई महाराजा हरी सिंह को कि ये अब गड़बड़ हो गई है। देन वो इंडियन गवर्नमेंट से जब हेल्प मांगी तो सरदार पटेल ने ऑब्वियसली बोला, जो होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, कि अगर आपको ये चाहिए कि हम आपकी हेल्प करें पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको ये कुछ साइन करना होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि आप ये प्रॉमिस करिए कि आप इंडिया को, मतलब इंडिया का पार्ट बनेंगे, जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बनेगा, तभी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने साइन कर लिया, लेकिन तब तक ये जो पाकिस्तान की सरकार है ये आ चुकी थी काफ़ी ऊपर तक, ठीक है। क्या हो गया भाई, ये पाकिस्तान क्या हो रहा है ये, क्या हो गया इसमें, अजीब सा चल रहा है, ठीक है। तो ये जो करंट में यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो POK वाला एरिया है ना, वहाँ तक आ चुका था ये आपका पाकिस्तान। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से आज भी वो पाकिस्तान के हिस्से में है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बिकॉज महाराजा हरी सिंह ने तो कर ही दिया था एक्सीड इंडिया को, ओके। तो इस तरीके से ये तीनों भी भारत का हिस्सा हो गए, ओके। अब बात आती है कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाने की, यानी कि राज्यों को भाषा के आधार पर उनके पुनर्गठन की बात यहाँ पे निकल के आती है, कि भाषा के आधार पर उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पर। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। तो उसके लिए सबसे पहले SK धर, अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा था, एक SK धर कमेटी थी जो लिंग्विस्टिक कमीशन था, अगर आपको याद है। तब वहाँ पे मैंने कहा था कि इसको रटने की ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा बाद में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाद में 1948 में 1948 में इनके चेयरमैनशिप पे एक कमेटी बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं धार कमेटी या धार कमीशन, इनकी चेयरमैनशिप पे बनी थी वो, ये रिकमेंड करने के लिए कि क्या स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। सो इनका रिकमेंडेशन था नो, नॉट अ लिंग्विस्टिक फैक्टर बट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर, ऐसा कहना था SK धर कमीशन का। तो ये इसलिए बनानी पड़ी थी क्योंकि राज्यों में मांग उठ रही थी, वही बोल रहा था हम पंजाबी बोलते हैं तो हमारा अलग करो, ये सब, ये अभी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल अलग है, तब सब एक ही था, तब सब एक ही था। तो उन्होंने बोला नहीं हम पंजाबी बोलते हमको अलग करो, नहीं हम तो तेलुगु बोलते हमको अलग करो, नहीं हम तो मद्रासी हमको अलग अलग करो, नहीं हम तो मलयाली हमको अलग करो। तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी मांगें चल रही थी, ठीक है। तो इसीलिए फिर ये कमीशन बनाया गया कि भाई बनाना भी चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे कि नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं बनाना चाहिए। फिर एक और कमीशन बना, इसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। तो JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। JVP कमेटी 1948 में ही बनती है। क्यों फिर से बनती है जब उसने बोल दिया ना? क्योंकि मांग कम ही नहीं हो रही थी, इसने भी रिजेक्ट कर दिया, नहीं राज्यों को अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे ही बनाना चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, ठीक। अब जो है राज्य और भयंकर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि आमरल अनशन पे बैठे हुए थे पोटी श्रीरामुलु, आंध्र प्रदेश में बैठे हुए थे। 1952 में इनकी हो जाती है डेथ हंगर स्ट्राइक की वजह से, क्योंकि जैसे ना होता है आमरल अनशन पे बैठे हुए थे तो इनकी जब हो गई जब डेथ तो और ज़्यादा दंगे भड़क गए। तो इसीलिए
डेथ क्योंकि हो गई, दंगे और भड़क गया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इस मौके पे सेंटर को रिस्पॉन्स तो करना ही था, तो रिस्पॉन्ड किया सेंटर ने और आंध्र प्रदेश को क्रिएट कर दिया एज दी फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, या फिर भाषा के आधार पर इसको बना दिया गया। जो तमिलनाडु के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे उनसे अलग करते हुए इसको भारत का पहला भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया। भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया इसको। किससे अलग कर दिया गया? अलग कर दिया इसको जो तमिलनाडु वाला एरिया था, जो तेलुगु स्पीकिंग था, वहाँ से। समझ में आई ये बात? समझ में आई। और उस टाइम पे कुरनूल को कैपिटल बनाया गया। तो मैंने ये बोला कि जब ये मांग उठी कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, तो एसके धर ने बोला नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे बनाना चाहिए। जेवीपी ने भी यही बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही सही के बेसिस पे बनाना चाहिए। देन 1952 में डेथ हो जाती है पोटी श्रीरामुलु की, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को क्रिएट कर दिया जाता है। अब इट इज़ लाइक कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं, रो रहे हैं कि हमें टॉफ़ी जी, हमें टॉफ़ी जी, हमें टॉफ़ी जी। इसने बहुत रोया, एकदम चिक-घाड़ दिया ये। तुम ले लो टॉफ़ी, लो जल्दी लो। क्या सिग्नल जाएगा? अच्छा, तो ये करना होता तब मिलती टॉफ़ी। तो वैसे बात है, बाकी स्टेट में भी और मांग जब उठ गई, और जब उठ गई तो फिर सेंटर ने एक और कमीशन बनाया। इस बार फजल अली कमीशन इसका नाम रखा गया, बिकॉज फजल अली जी के चेयरमैनशिप पे इसको बनाया गया। और इसमें 3 मेंबर्स थे, 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, 3 लोग थे ये। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हाँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए जा सकते हैं राज्य, पहली बार उन्होंने बोला। लेकिन इन्होंने ये थ्योरी या फिर ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, यानी एक भाषा एक राज्य। क्योंकि इनका ये कहना था कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिसका एक यूनिक फीचर है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कि अगर हम हर एक भाषा के लिए हर एक राज्य बनाने लगेंगे तो भारत जो है उसकी यूनिटी फिर मेंटेन नहीं रह पाएगी। भारत बहुत सारे राज्यों में बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम बनाने बैठे कि हर एक लैंग्वेज के लिए हर एक स्टेट, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये देख के कि ये बड़ा लिंग्विस्टिक ग्रुप है, एक ज़्यादा बड़ा लिंग्विस्टिक ग्रुप है, तो उस बेसिस पे बनाया जा सकता है, ऐसा इस कमीशन का, फजल अली कमीशन का कहना था। और इसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं, जो 1953 में बनता है। जब आंध्र प्रदेश क्रिएट हो जाता है 1953 में, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों को क्रोनोलॉजी में डिफरेंस होता है। काफ़ी लोग तो लगता है कि अच्छा, फजल अली ने बोल दिया था उसके बाद बना होगा आंध्रा। नहीं, आंध्र बन गया, उसके बाद फजल अली की रिकमेंडेशन आई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। इसके रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। इसने रिकमेंड किया कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जा सकता है, अगर बड़ा लिंग्विस्टिक ग्रुप है, अगर बड़ा लैंग्वेज ग्रुप है तो उस बेसिस पे बनाया जा सकता है। ओके, यस। ना बिहार में तो डेग पे अलग, अच्छा हाँ, डग पे अलग। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में इन द ईयर 1956, 1956 में एक अधिनियम लाया गया इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। इसने क्या किया? 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को खत्म किया। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर मेंशन था, ठीक है, यहाँ पर 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन, यहाँ पे मैं पार्ट ए, पार्ट बी ये देख सकते हो। पार्ट ए में इंक्लूड्स दी 9 फॉर्मर। अब यहाँ पे 9 कौन से राज्य थे वो रटने की जरूरत नहीं, मैं बता दूँ, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, असम, पंजाब, उड़ीसा, यूपी, बंगाल, ये सब थे, ठीक है, सब रटने की जरूरत नहीं है आपको। पार्ट बी, स्टेट्स कंसिस्टेड ऑफ 9 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर, जहाँ पे लेजिस्लेचर था, प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर, जिसमें हैदराबाद, JNK बताया मैंने, राजस्थान हो गया, ठीक है, मैसूर हो गया, मध्य भारत हो गया, ये सब। पहले MP नहीं होता था, मध्य भारत होता था, ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं होता था, यूनाइटेड प्रोविंस होता था। पार्ट सी स्टेट वर मेड अप ऑफ फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंस। पार्ट सी चीफ कमिश्नर प्रोविंस मेनली थे इसमें, ठीक है, प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम फॉर्मर प्रिंसली स्टेट भी थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंस तो 4 ही थे। अब ध्यान रखना, इसमें आपके 9 स्टेट्स थे, ठीक है। पार्ट बी में ध्यान रखना, इसमें भी 9 थे, और पार्ट सी में 10 थे। तो जब मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन तुम्हें पढ़ाया था, तो क्या हम लोगों ने देखा था? कितनी सीट थी उसमें? कितनी सीट थी, जल्दी से बताओ। इतनी थी। क्यों? इतनी आनी थी ब्रिटिश भारत से, इतनी आनी थी प्रिंसली स्टेट से, यही था। इसमें फर्दर डिवीजन था 292 और 4 का। 292 आनी थी 11 गवर्नर प्रोविंस से,
और 4 आनी थी चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंस 4 थी, हर एक से एक एक आनी थी, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस तो 4 ही थी, लेकिन बाकी इसमें प्रिंसली स्टेट भी कुछ थे, तो टोटल मिला के 10। और पार्ट डी में सिर्फ एक था, दैट वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद कर लो, पार्ट ए में 9, पार्ट बी में 9, पार्ट सी में 10 और पार्ट डी में ये अंडमान। तो इसको गिव अप कर दिया, इट रिमूव द 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। जो पहले कुछ आधार था कि हाँ इस कुछ प्रिंसली स्टेट ये वाले और कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंस यहाँ रहेंगे, कुछ इस वो सब हटा दिया। और अभी नया एक्ट आया जिसके बेसिस पे 14 राज्य 14 स्टेट और 6 यूटीज को क्रिएट किया गया 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज वर क्रिएटेड, रिमेंबर दिस थिंग। 6 यूटीज में आपका एक तो दिल्ली था, अंडमान था, हिमाचल वॉज अ यूटी, मणिपुर, त्रिपुरा और ये लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये थे 6 यूटीज। तो 14 राज्य थे और 6 यूटीज, ये इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने 1951 में क्रिएट किए थे। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को, पहले यहाँ पर आते हैं किस तरीके से अब राज्य बने वो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। 14 राज्य और 6 यूटीज बने 1956 में। अब 1956 के बाद की कहानी शुरू हो रही है, क्योंकि आज तो 14 राज्य 6 यूटी नहीं है, आज तो 28 राज्य और 8 यूटी हैं। तो वो कैसे बना उसका थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो। तो 1960 में बॉम्बे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 ने बॉम्बे को महाराष्ट्र गुजरात में तोड़ दिया। तो क्या इसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी होगी? द आंसर इज नो। क्यों? आर्टिकल नंबर 3, दे बोथ कमेमोरेट देयर स्टेटहुड ऑन 1 मई। तो 1 मई को दोनों अपना जन्म दिवस मनाते हैं। और कोई और भी है भाई जो कोई अपना जन्म दिवस 1 मई को मनाता है यहाँ पे, ठीक है। अब समझ जाओ तुम, हाँ ठीक है। तो डू यू नो कर्नाटक, केरला, आंध्रा, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड एमपी सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड ऑन 1 नवंबर। ये अपना स्टेटहुड जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्य अपना स्टेटहुड 1 नवंबर को मनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों का बर्थडे कब होता है? गुजरात और महाराष्ट्र का हैप्पी बर्थडे 1 मई को होता है। और फिर मैं बता रहा हूँ, लेजेंड्स वर बॉर्न ऑन द 1 मई, ठीक है। एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर, 12th अमेंडमेंट। देखो पहले था क्या, दादरा नगर हवेली, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, ये सब पोर्चुगीज के कंट्रोल में थे, ये सब पोर्चुगीज के कंट्रोल में थे, ठीक, ओके। दादरा नगर हवेली को 10th अमेंडमेंट से यूटी बना दिया गया, 12th अमेंडमेंट से गोवा और दमन और दीव को यूटी बना दिया गया। 10th से दादरा को यूटी बना दिया गया और 12th से गोवा और दमन और दीव को यूटी बना दिया गया। और बाद में 56th अमेंडमेंट करके गोवा को स्टेट बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। कब हुआ था ये? 1987 में, 1987 में हुआ था ये। समझ आ रही बात? दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, यहाँ पर सब में पोर्चुगियों का रूल था। पोर्चुगीज जो थे दे वर फर्स्ट टू कम इन इंडिया, लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज तो 1947 में भारत छोड़ के चले गए थे। ये पोर्चुगीज 61 में गए थे, 1961 में इनको भगाया गया था यहाँ से, पुलिस एक्शन किया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, तब ये गए थे यहाँ से। ऑपरेशन विजय पोलो वाला था हैदराबाद के लिए, विजय था यहाँ गोवा दमन दीव से पोर्चुगीज को भगाने के लिए, ठीक, ओके। इसी तरह जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी में भी कराईकाल महायनम, मैंने आपको बताया था, अगर आपको ज्योग्राफी याद आ रही हो, अगर वर्षों पहले हमने पढ़ा था कुछ, यहाँ पर आपका यनम था आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आपका पौंडीचेरी, और यहाँ कराईकाल तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में और माहे केरला में, यहाँ सब जगह पुडुचेरी फ्रांसीसियों का रूल था, यहाँ सब फ्रेंच टेरिटरी थी, ठीक है। तो इसको भी अलग किया गया वहाँ से, ठीक। ऑपरेशन विजय मैंने आपको बता दिया 1961 में हुआ था। 10th अमेंडमेंट दादरा नगर हवेली, ठीक है, इसको 1961 में, ठीक है, क्रिएट किया गया था 10th अमेंडमेंट से, जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा ही, मुझे लगा लिखा नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो नहीं लिखी है ना 56th अमेंडमेंट वाली, तो इसको लिखा रहने देते हैं। 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इसने क्या दिया? स्टेटहुड। 1987 क्या लिखा था यहाँ पे? गोवा लिखा था ना, हाँ, गोवा स्टेटहुड मिला इसको, ओके। क्लियर इतनी चीज़? अब आई नो आपके मन में डाउट क्या आ रहा होगा, मुझे पता है क्या डाउट आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे ख़त्म कर लेने दो, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो 14 स्टेट थे,
देन 15th अपना बन गया ये गोवा, ठीक है। फिर आपका ये नागालैंड आता है, ठीक है, नागालैंड आता है, 16th स्टेट बनता है। 15 तो एक सेकंड रुको यार, ये गोवा तो खैर बाद में बनता है, पहले तो ये गोवा से ये सॉरी बॉम्बे से गुजरात एंड महाराष्ट्र बन जाते हैं, दो अलग अलग। देन आपका नागालैंड बनता है 16th। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड रुकोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कुछ। ये जो आप प्रेजेंट देख पा रहे हो ना, ये तो यहाँ पे पहले क्या था, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, ये सब एक ही में थे। 1966 में बाइफर्केशन हुआ था, इन सबको अलग किया गया था धीरे धीरे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं स्पेशल केस ऑफ सिक्किम पे, मिजोरम, अरुणाचल पे ये भी देख लेते हैं चलो। तो मिजोरम और ये तो पहले हम इस पे आते हैं, थोड़ा सा सिक्किम वाले स्पेशल केस पे आते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है, फिर उस पर भी आएंगे हम लोग, ठीक है। तो सिक्किम जो था, ध्यान से समझना इस केस को। सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी का रूल चल रहा था। सिक्किम वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी का रूल चल रहा था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको भारत का हिस्सा बनाया। तो सिक्किम में हमने पहले ऑफर दिया कि आप पहले भारत को जानो, तो क्योंकि वहाँ के लोग डायरेक्टली तो भारत में मिल नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे सिक्किम के, वहाँ की चोग्याल डायनेस्टी से परेशान थे कि यार हमें भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए जैसे कि भारत में है। तो भारत ने बोला हमसे क्यों नहीं मिल जाते, हमें से मिल जाओ आके, पॉपुलेशन ही कितनी, तुम लोग आ जाओ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला हम आ तो जाएंगे लेकिन तुम लोग ढंग से रखोगे नहीं रखोगे, तो हम पहले कुछ दिन रहना चाहेंगे तुम्हारे यहाँ, रह के देखेंगे, ठीक है। जैसे आजकल वो चलता, खैर छोड़ो। तो कुछ दिन हम रह के देखेंगे, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे। तो इसलिए पहले सिक्किम को कंप्लीट स्टेट हुड का दर्जा नहीं दिया गया, एसोसिएट स्टेट हुड का दर्जा दिया गया, यानी कि सहयोगी राज्य बना दिया गया। आर्टिकल नंबर 2A एक अलग से आर्टिकल को इंसर्ट किया गया 35th अमेंडमेंट यूज़ करके 1974 में, और गेंड कंप्लीट स्टेटहुड और पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला जब इसको ने बोल दिया है कि लोगों ने हाँ मज़ा तो आ रहा है, पूरा मज़ा आ रहा है, तो चलो कंप्लीट स्टेटहुड ले लो अब यहाँ पे, ताकि पूरे मज़े लो, अभी कुछ मज़े तो तुम्हें मिल ही नहीं पा रहे। तो फिर 36th अमेंडमेंट हुआ 1975 में, और इसके तहत ये कंप्लीट स्टेट बना, 22nd स्टेट बना, 22वां राज्य बना भारत का, ठीक है। ओके, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे मैं बिना देखे ही आपका डाउट समझ सकता हूँ, और वो ये है कि सर अभी तो थोड़ी देर आपने बताया था, ये डाउट आया है कि नहीं आया बताओ। लिव इन बोलने वाले थे, हाँ तुम समझ तो जाते हो तुम लोग, क्या विचार है। हाँ इसमें देखो हल्का सा बस सिग्नल देना पड़ा था, हल्का सा, मतलब सिग्नल भी नहीं दिया और सिग्नल तुरंत मैच कर गया। क्यों, इंस्टिंक्ट्स तो खतरनाक है तुम लोग एकदम। एक्सपेक्ट तो नहीं किए थे कि तुम लोग वो, हाँ जैसे कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है ना, हाँ तुरंत जाते सर प्लीज़ हेजिटेट। बेटा हेजिटेट ही किए थे तुम लोग, थोड़ा हेजिटेट करो, तुम लोग को हेजिटेट करने की ज़रूरत है, हम तो हेजिटेट ही कर गए थे तभी नहीं बोले थे। हाँ ठीक है, तो ये हैं तो सिक्किम। अब डाउट से किसी को लेना देना नहीं, हम आए थे कमेंट में ये देखने की डाउट आए होंगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के चेंजेस करते हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आर्टिकल 2 के तहत अगर किसी टेरिटरी को लेते हैं, भारत का हिस्सा बनाते हैं, तो भी अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता है, और अगर कोई टेरिटरी है तो उसको स्टेटहुड, अगर स्टेट को तोड़ तो भी। तो फिर ये सर क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों सिक्किम को जब भारत का हिस्सा बनाया तो हमें 35th और 36th अमेंडमेंट करना पड़ा। नहीं नहीं, वो कहाँ डाउट आ रहा है, वो पहले हेजिटेट तो कर लें। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों अमेंडमेंट की करने की ज़रूरत पड़ी, वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो अमेंडमेंट की करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फॉरेन टेरिटरी को भारत का हिस्सा बनाने के लिए अमेंडमेंट नहीं करना है, लेकिन भारत का हिस्सा बनाने के बाद उसको करोगे क्या, यूटी रहेगी, स्टेट बनेगा, क्या होगा, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो पहले जब एसोसिएट स्टेट बनाए तो 35th अमेंडमेंट किए, और जब कंप्लीट स्टेटहुड दिए, कंप्लीट राज्य बनाए तो 36th अमेंडमेंट किया। समझ में आई चीज़। भारत का हिस्सा बनाने के लिए तो अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा था, लेकिन उसको एक स्टेटस देने के लिए एसोसिएट स्टेटहुड का या फिर स्टेटहुड का अमेंडमेंट करना पड़ा था। पहले तो एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा दिए, इनफैक्ट एक आर्टिकल ही हमने ऐड कर दिया, बाद में जो डिलीट कर दिया गया जब 36th अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि फिर तो वो स्टेटहुड बन गया पूरा। बात अगर करें इनकी, इन भाई साहब लोगों की, गोवा, दमन दीव, जैसे गोवा के लिए पहले तो इनको यूटी बनाने के लिए हमने 12th अमेंडमेंट किया कि नहीं किया,
गोवा को, दमन और दीव को 12th अमेंडमेंट किया। फिर गोवा को राज्य बनाने के लिए हमने 56th अमेंडमेंट किया। तो ध्यान रखना अगेन, क्यों इनको इनमें अमेंडमेंट करना पड़ा, राज्य बनाने के लिए क्यों अमेंडमेंट करना पड़ा। गोवा तो पहले ही टेरिटरी बन चुका था बिल्कुल। गोवा, ये वाले जो केस हैं, गोवा हो, दमन दीव हो, ये सब, ये वाला केस सिक्किम वाले केस से अलग है। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। गोवा, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली भारत के हिस्सा थे। इन पे कब्जा करके रखा था पोर्तुगियों ने, इन पे कब्जा करके रखा था। तो इनके लिए आर्टिकल 2 एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इनको बस इनको यूटी का दर्जा देने के लिए पहले तो अमेंडमेंट करना पड़ा और फिर स्टेटहुड का दर्जा देना। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 2 और 3 इससे बात नहीं करते हैं कि स्टेट का दर्जा, यूटी का दर्जा, वो सिर्फ चेंजेस की बात करते हैं। यानी कि अगर आर्टिकल नंबर 2 और 3 में अगर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, उसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप मान लो कि जैसे कि हमारी कोई यूटी है, जैसे कि पहले हिमाचल वॉज अ यूटी, ठीक है, पहले हिमाचल वॉज अ यूटी, उसको स्टेट हुड का दर्जा देने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ा। पहले अरुणाचल वॉज अ यूटी, स्टेट हुड का दर्जा देने के लिए करना पड़ा। तो भैया जिसको भी आप यूटी से कन्वर्ट करके ले जाओगे स्टेट हुड में, ना तो आर्टिकल 2 इसकी बात करता है, ना 3 बात करता है, तो इसलिए उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आर्टिकल 2, 3 में नहीं लिखी है और वो आप कर रहे हैं, तो फिर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सर यूटी ही क्यों बना? अब यूटी ही क्यों बना वो उस टाइम की गवर्नमेंट तुमको बताएगी। जाओ टाइम ट्रैवल करके कि आपने यूटी ही क्यों बनाया, इसको स्टेट क्यों नहीं बनाया। अरे भाई नहीं नीड पड़ी होगी स्टेटहुड की, क्योंकि सेंटर चाहता था कि पहले हम कंट्रोल करें डायरेक्टली। अब नया नया कोई बना है, ठीक है, नया नया तुम्हारा कोई रिलेशनशिप होता, सीधे घर वालों से जाके मिला देते उसको, चलो भैया मैं ये हैं, शादी करनी है हमको, ऐसा होता है? नहीं, पहले तुम थोड़ा सा टेस्ट करते हो, उसके बाद होता है ना। सिंपल सी बात है कि नहीं नहीं सीधा ले जाते के खड़ा कर देते हो घर में तो उसी तरीके से पहले तो सेंटर खुद कंट्रोल करेगा ना, सीधे इलेक्शन करवा के गवर्नमेंट बना देगा वहाँ पे। ओके, तो जब तक तुम लोग को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है तो समझ नहीं आता, फिर बोलते हैं यू नीड टू हेजिटेट। खैर, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? कोई दिक्कत और किसी को? चलो, तो डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, नॉर्थ ईस्ट में भी बड़ा मामला संगीन था। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनको पहले तो क्रिएट किया गया स्टेट के तौर पे। मणिपुर 19वां बना, त्रिपुरा 20वां बना, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है थिंक, ठीक है, सो ऐसे हम लोग मणिपुर 19वां बना, त्रिपुरा 20वां बना और मेघालय 21वें बना, ठीक है। मेघालय को तो पहले असम के अंदर ही क्रिएट कर दिया गया था अलग से 22nd अमेंडमेंट से, बाद में उसको स्टेट बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, अरुणा मामी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और जो मिज़ोरम थे, ये सब जो हैं पहले आते थे नेफा। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तहत। पहले अरुणाचल नहीं हुआ करता था, इसको बोलते हैं नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। बाद में इनको अलग अलग क्रिएट कर दिया गया नेफा, ठीक है। तो वंस अ पार्ट ऑफ नेफा, तो बाद में इनको क्रिएट कर दिया गया था। पहले तो यूटी थे, बाद में इनको स्टेटहुड का दर्जा भी दे दिया गया सक्सेसिव अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, देन लास्ट जो हमारा स्टेट बना था 29 स्टेट ऑफ इंडिया, दैट वाज तेलंगाना, तो जिसको 2 जून 2014 को क्रिएट किया गया बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग करके अलग किया गया और हैदराबाद को दोनों की कॉमन कैपिटल बनाया गया। वो बनाया गया था 10 साल के लिए, नहीं 2024 तक के लिए। तो 2024 तक हैदराबाद दोनों का कैपिटल रहा। फिर उसके बाद आंध्रा को अपना खुद का कैपिटल बनाना था, जो अभी उसने अमरावती को बना लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अभी 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटा दिया गया था इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक सभी को कि किस तरीके से क्या है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो चीज़ है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिज़ोरम अरुणाचल की अगर बात करेंगे तो मिज़ोरम और अरुणाचल, तो मिज़ोरम 23rd बना था, अरुणाचल 24th बना था और गोवा 25th बना था। तो यहाँ अगर आप देखोगे गोवा, मिज़ोरम, अरुणाचल, ये आपको लगातार ही मिलेंगे। तीनों 1987 में ही बने थे, 1987 में ही बने थे ये तीनों, ठीक है। मिज़ोरम की अगर बात करेंगे तो ये आपका बना था 23rd स्टेट, ये बना था 24th स्टेट
और गोवा बना था 25th स्टेट। तो ये आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आप ये बताओ कि ऑर्डर में लगा दो इनको, ठीक है, ऑर्डर में लगा दो। तो इस ऑर्डर में इस तरीके से याद करते हैं, आम गुनाह है, मैम तुस्सी गाओ और मौज लो, ठीक है, मैम तुस्सी गाओ और मौज लो। तो यहाँ पर मैम से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र 1960 में। देन यहाँ हो जाएगा आंध्रा, आंध्रा भी 1960 में नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पे तुम नोटिस करो, यहाँ आंध्रा 1956 में लिखा हुआ है। अभी मैंने 1953 बताया था तुम्हें, बताया था कि नहीं बताया था? 1953 बताया था। वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुआ था, लेकिन पूरा पूरा स्टेटहुड का तो दर्जा मिला था वो 1956 में मिला था। आप क्रोनोलॉजी समझिए आप, ठीक है, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आम आंध्र प्रदेश, म महाराष्ट्र, गु से गुजरात, ना से नागालैंड, हा से हरियाणा, आम गुनाह है से हिमाचल प्रदेश, मैम मेघालय, मणिपुर, तुस्सी यानी कि त्रिपुरा और सिक्किम, गाओ गाओ और मौज लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऑर्डर में याद कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं इसकी पूरी, ठीक है। तो जैसे अरुणाचल है, गोवा जो है 56th अमेंडमेंट से बना, अरुणाचल जो है आपका 55th अमेंडमेंट से बना, ठीक है। इसके लिए करना पड़ा था 55th अमेंडमेंट, क्योंकि अभी मैंने बताया यूटी से अगर आपको स्टेट बनाना है तो अमेंडमेंट करना होगा, क्योंकि ये आर्टिकल 283 में नहीं लिखा हुआ। इसके लिए करना पड़ा था 53rd अमेंडमेंट, 53वां जो संविधान संशोधन था वो करना पड़ा था इसके लिए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ें, अभी आगे बढ़ें। तो वी आर डन, वी आर नॉट येट डन विद दिस टॉपिक। देखो आर्टिकल नंबर 371 भी हमने यहाँ पर पढ़ना होता है, जो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित आर्टिकल से, अनुच्छेदों से डील करता है, एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 371। आर्टिकल नंबर 370 अनुच्छेद नंबर 370 पहले एग्जिस्ट करता था, जम्मू कश्मीर के स्पेशल प्रोविज़न दिया करता था वो, लेकिन अभी अगर बात करें तो वो नहीं रहा, 2019 के बाद से हमें पता है। अब आर्टिकल नंबर 371 ही एग्जिस्ट करता है। तो 370 स्पेशल प्रोविज़न देता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसी तरीके आर्टिकल नंबर 371 स्पेशल पावर देता है इन कुछ राज्यों को। उतनी पावर तो नहीं देता है जो 370 जम्मू एंड कश्मीर को देता था, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न मिले हुए हैं, ठीक है, इनके लैंड राइट को लेके। खासकर हमें पता है कि उन वो राज्य हैं यहाँ पर जो कि आपके शेड्यूल नंबर 5 में के तहत आते हैं। शेड्यूल नंबर 5 में हमें पता है क्या, शेड्यूल नंबर 5 में 5वीं अनुसूची में 10 राज्य आते हैं, और सारे राज्य नहीं आते हैं, मतलब पूरा राज्य नहीं आता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बैठती है, या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या बैठती है, तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बैठती है, और वो डिसाइड करती है कि लैंड ट्राइबल से नॉन ट्राइबल में शिफ्ट हो सकती है कि नहीं, कोई लॉ वगैरह है तो वो उनकी बिना परमिशन के नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वही कुछ स्पेशल प्रोविज़न है जो ये डील करते हैं। तो 371 महाराष्ट्र और गुजरात के स्पेशल प्रोविज़न से डील करता है, 371A नागालैंड के स्पेशल प्रोविज़न से, बी असम के, सी मणिपुर के, डी आंध्रा के, आंध्रा और तेलंगाना के, ठीक है, और ई आंध्रा की यूनिवर्सिटी से, ठीक है। देन एफ डील करता है सिक्किम से, जी मिज़ोरम से, एच आपका अरुणाचल से, आई आपका गोवा से, और जे आपका कर्नाटक से, ठीक। अब याद कैसे रखते हैं इसको, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरी ट्रिक काफ़ी वायरल है ठीक है। अभी इस पर CDS पे क्वेश्चन भी बन गया था इसी एग्जैक्टली इसी पे, और काफ़ी लोग मतलब ऐसे ही नाम लिख के, मतलब वो लिख के एकदम ट्रिक उन्होंने किया था, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोटो भी भेजी थी। तो वो ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि माता जी का पहले हमने आशीर्वाद लिया, महाराष्ट्र गुजरात, फिर हमने पूछा लड़की से नाम, ठीक है, कि नाम क्या है तुम्हारा, तो उस लड़की ने बोला कि नाम तो मेरा आसमा है, ठीक है, आसमा है मेरा नाम, ठीक है, और मैं जी के पढ़ती हूँ परमार सर से। अब ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, कहाँ से पढ़ेगी, तो महाराष्ट्र गुजरात, एन से नागालैंड, ए से असम, एम से मणिपुर, ए से आंध्रा, आंध्रा की यूनिवर्सिटी, तो जहाँ 2 ए साथ में तो वो आंध्रा है, आंध्रा और आंध्रा की यूनिवर्सिटी। सिक्किम, मिज़ोरम, तो ध्यान क्या रखना है, पहले जो एम आ रहा है वो मणिपुर है, अरुणा मा मी, अरुणा मा मी, अरुणा मा मी, याद आया कुछ ज्योग्राफी का। तो मणिपुर ऊपर है, मिज़ोरम नीचे पड़ता है, मणिपुर ऊपर पड़ता है कि नहीं, अरुणाचल ऊपर है, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिज़ोरम, तो मणिपुर ऊपर, देन मिज़ोरम। और मिज़ोरम को किस नाम से जानते हैं, किस और नाम से जानते हैं मिज़ोरम को, जल्दी से बताओ। देन अरुणाचल आ जाएगा, देन गोवा, एंड देन कर्नाटक, खत्म हो गया।
बड़ा आसान है। तो मिज़ोरम को हम किस नाम से जानते हैं? मोलासिस बेसिन, है ना, मोलासिस बेसिन। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप नहीं बता पाओगे, क्यों जी? आप नहीं बता पाओगे, आप बिल्कुल बता ले जाओगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने पहले क्या किया, माता जी का आशीर्वाद लिया। जब हमने पूछा लड़की से नाम क्या है तुम्हारा, तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि मेरा नाम तो आसमा है और ऑब्वियसली मैं जी के बढ़ती हूँ बनवार से। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र, गुजरात। 371, 371 ए, 371 बी, 371 सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, खत्म। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रा और तेलंगाना और उसकी यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक, खत्म। गुजरात ऊपर हो गया तो नीचे गोवा ही होगा, खत्म हो गया। अब तुमसे ई पूछ ले, जी पूछ ले, पी पूछ ले, जो भी पूछ ले, जो भी पूछ ले, अब तुम बता ले जाओगे भाई, नाम आसमा जी के, खत्म। नहीं, बताना तो पड़ेगा जी, हाँ बताना तो पड़ेगा। चलो भाई, याद हो गया, ओके। आसमानों से ऊंचा तिरंगा रहे, अच्छा। सर ऑडियो ख़राब हो रही है, तुम्हारी हो रही है मोहम्मद, ठीक है, ओके। सर येस, दे शुड बिकॉज येस यू आर राइट कि यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिज़ोरम पहले आना चाहिए, अरुणाचल बाद में आएगा एंड गोवा बाद में आएगा। यस, तभी मैंने बता दिया, लेकिन वो ट्रिक थोड़ा सा उस तरीके से है, तो बस मैंने बता दिया गाओ और मौज लो, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक उस तरीके से, तो ध्यान रखना, इसको ऑर्डर को रिवर्स कर लेना। जो लास्ट के 3 स्टेट हैं उनके ऑर्डर को रिवर्स कर लेना है। मिज़ोरम पहले आएगा 53rd अमेंडमेंट, अरुणाचल 55th एंड गोवा 56th, ओके। 25th अमेंडमेंट से यूटी बना, ठीक है, बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया बाय द 56th, और 12th अमेंडमेंट से यूटी बना था। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो ए सफ़ेद कपड़ा कागज़ दिखाओ। हाँ, रिगार्ड्स फ्रॉम नागालैंड। अच्छा, नागालैंड से क्या, आपका नाम क्या? ऑरेंज सैनी निगले, ओके। बहुत लोग हैं नॉर्थ ईस्ट से, मैसेज करते रहते हैं मुझे, काफ़ी अच्छा लगता है, सच बताऊँ तो, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है नॉर्थ ईस्ट के लोग जब मैसेज करते हैं ना मुझे कि सर मैं नागालैंड से हूँ, मिज़ोरम से, मणिपुर से, बड़ा अच्छा लगता है। पर आर्टिकल नंबर 4 में तो अमेंडमेंट, आर्टिकल 4 नहीं, उसको शेड्यूल पहले 4 तो आई थिंक आप बोलना चाह रहे हैं। शेड्यूल 4 में तो अमेंडमेंट करना पड़ा होगा ना, और शेड्यूल 1 में किस केस में प्रियांशु जी, किस केस में? मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर से वही रिपीट कर रहे हो। बता तो चुका हूँ कि भैया अगर, फिर से भी तुम कैसे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, हैं? सो जाते हो क्या बीच बीच में? अभी तो मैंने बताया कि फॉरेन टेरिटरी को भारत का हिस्सा बनाना है, वो आर्टिकल 2 में है, उसके तहत अमेंडमेंट नहीं करना होता है। हाँ, तो नहीं किया गया, लेकिन उसका स्टेटस क्या होगा, स्टेट बनेगा, यूटी बनेगा, क्या होगा, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है। जैसे गोवा वगैरह हैं, गोवा, दमन दीव, ये बाहर का हिस्सा भी नहीं थे, ये थे बाहर इंडिया का ही, लेकिन फिर क्यों अमेंडमेंट करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये पहले एक्वायर्ड टेरिटरी थे, एक्वायर कर रखा था किसी ने। अब इनको हम क्या बनाएं, यूटी बनाएं, स्टेट बनाएं, वो नहीं लिखा है आर्टिकल 2-3 में। अब वो नहीं लिखा है तो फिर करना पड़ेगा अमेंडमेंट, क्योंकि चौथा आर्टिकल ये बोल रहा है कि 2 और 3 के तहत जो तुम चेंजेस करोगे उसके लिए तुमको अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा ना, कि वो यूटी रहेगा, वो स्टेट रहेगा, क्या बनाना है उसके लिए, या फिर हम किसी यूटी को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टेट में, वो भी मेंशन नहीं है, तो इसके लिए भी हमें करना पड़ता है। अब कागज़ देख लेते हैं सबके। ये जो पार्ट है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार बड़े मुश्किल से पार्ट 1 ख़त्म किया, अब 2 शुरू कर दिए सर, उतना बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो चीज़ें थोड़ा बहुत, वो हम देखते हैं अभी, ठीक है, ओके। तो भैया सभी लोग अपने अपने कागज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 किससे डील कर रहा था, लिखो कॉमेंट में, पार्ट 1 किससे डील कर रहा था? संविधान का भाग 1 किससे था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 किससे है? सिटीजनशिप से, नागरिकता से है, नागरिकता से डील करता है। पार्ट 1 डील कर रहा था आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? 5 से लेकर 11 तक। 4 खत्म हो गया वहाँ से, अब यहाँ से 5 से शुरू होगा, 5 से लेकर 11 तक। सर वहाँ पे तो 4 थे, 4 में हालत ख़राब हो गई, यहाँ पे तो हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो जाओ, लेकिन इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा,
ठीक है, क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। देखो, आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान लागू हुआ, पहली बात तो नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तुम मुझे बताओ कमेंट में जल्दी से, मैं नहीं बता पाऊंगा जल्दी। नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो हमने देखा था कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू यानी कि एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान थे जो तुरंत ही कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के साथ ही लागू हो गए थे, एनफोर्स हो गए थे, जैसे कि सिटीजनशिप के प्रोविजन, प्रोविजनल पार्लियामेंट के प्रोविजन, इलेक्शन के प्रोविजन। तो ये सारे जो प्रोविजन थे ये तुरंत ही लागू हो गए थे, मतलब 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, एनफोर्स हो गए थे, सिंपल। तो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आउटफ्लक्स चल रहा था, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान जाने के बाद फिर से इंडिया वापस आ रहे हैं, तो ये सब चल रहा था, जिसकी वजह से सिटीजनशिप के प्रावधान तुरंत लागू किए गए नागरिकता के। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 इफ दे फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। 26 जनवरी 1950 को उसी को भारत का नागरिक माना जाएगा अगर भारत में जन्मा होगा, या फिर उसके पेरेंट्स, मदर या फादर भारत में जन्मे होंगे, हैज़ बीन एन ऑर्डनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950, या फिर 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा होगा तो भी वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है। शेड्यूल आर्टिकल नंबर 6 इसकी बात करता है। इट प्रोवाइड्स राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान छोड़ के, देख लो कैसा शेप, देखो इसका, ऐसा नहीं जैसे कुत्ता बैठा होता है ऐसे, ठीक है, वैसा टाइप इसका शेप है। तो खैर, तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनके नागरिकता के प्रावधानों से डील करता है। उस टाइम की बात हो रही जब आज़ाद हुआ था भारत, 26 जनवरी 1950 से पहले। 7 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब ये वो लोग हैं जो भारत से पाकिस्तान भाग गए थे, फिर उनको लगा ले ये यहाँ पे तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा हो, यहाँ पे सब क्या हो रहा है, ये सब पागलों को देते, भागो भैया भारत में, तो फिर से भारत आ गया, तो उनके प्रावधानों से डील करता है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 8 की बात करते हैं, डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो देखो, 5 बोल रहा है तुम भारत के नागरिक कब होगे, 6 बोल रहा है कि अच्छा पाकिस्तान से आए हो, अच्छा 7 बोला अच्छा भारत से भाग के गए थे पाकिस्तान तब आए हो। ये 8वां पाकिस्तान से बात नहीं करता, ये बोलता है कि पाकिस्तान के अलावा अगर कोई सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और भारत के बाहर रह रहा है, क्योंकि भारत अब आज़ाद हो चुका है, संविधान लागू होने वाला है, तो अब भारत का नागरिक कौन कौन हो गया या नहीं हो गया अगर तुम भारत से बाहर रह रहे हो पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान से तो ये दोनों डील करते हैं 6 और 7, उसके अलावा ये 8 है। ठीक, देन आता है 9 बोलता है प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई अगर अपनी मनमर्जी से भारत के बाहर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो वो फिर भारत का नागरिक नहीं रहेगा, सिंपल। जैसे कि ये भाई साहब हैं, कौन है ये? सचिन टिचकुले जी हैं। तो सचिन टिचकुले और एक अक्षय कुमार, तो ये पहले कनाडा के सिटीजन हुआ करते थे, कनाडा की सिटीजनशिप इन्होंने ले ली थी, थे भारत के, कनाडा की सिटीजनशिप ले ली जब इनको यहाँ काम नहीं मिल रहा था, ऐसा इनका कहना, तो फिर इनकी भारत की नागरिकता अपने आप चली गई, फिर अब इन्होंने फिर से भारत की नागरिकता ली है। ठीक है, तो ये हैं। इसी तरीके से और भी लोग हैं, जैसे कि आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, ये सब यूके की सिटीजन हैं, भी नागरिक हैं। 10 बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी आपके नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता रहेगी, यानी अब अगर आप एक भारत के नागरिक हो गए तो फिर भारत के नागरिक रहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई हम गवर्नमेंट कोई नया ऐसा क्लॉज लेके और आपकी नागरिकता के प्रावधानों को ख़त्म कर दे, तो आपके राइट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यू रहेंगे। ये आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है। और 11 में लिखा हुआ है, जैसे आर्टिकल 4 में लिखा हुआ था कि अगर किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, कुछ भी करना है इस तरीके से, ऑल्टर एरिया ऑल्टर 2-3 के तहत चेंजेस, वो देश की संसद ही कर सकती है, वो देश की पार्लियामेंट ही कर सकती है, स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि नागरिकता को लेके कोई भी प्रावधान चेंज करना है, बदलाव करना है, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है और कोई नहीं, देश की संसद कर सकती है। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछो, एक्स्ट्रा मत बोलना कि सर ये सिंगल सिटीजनशिप, वो सब बताएंगे अभी। ठीक है, चलो इसको बता ही देते हैं। तो जैसे इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी, तो सॉरी हाँ, इन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली, तो भारत की नागरिकता इनकी इमीडिएटली क्यों चली गई? क्योंकि भारत में चलता है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, एकल नागरिकता का यहाँ पर भारत में कॉन्सेप्ट चलता है, जो कि हमने यूके से यानी कि ब्रिटेन से लिए। अब इस अवधारणा को ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कि भारत में आप सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हो, एक टाइम पे 2 देशों के नहीं।
यहाँ पे कुछ डेडलाइन डेट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जो डेट है वो 19 जुलाई 1948 है कि पीपल हु माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948 एंड ठीक है, एंड दोज हु माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर दैट डेट, उनके इससे सिटीजनशिप से डील करता है। तो यहाँ पर अगर कभी पूछ ले कि डेट क्या है आपकी, तो 19 जुलाई 1948 को यहाँ पर माइग्रेशन की डेट को माना गया है। अब इसमें मैं डेप्थ में क्यों नहीं उतरना है अभी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन किसी का कोई डाउट हो तो यहाँ पूछ सकता है अभी, ठीक है। यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड डेट को चुना गया था वो 1 मार्च 1947 को चुना गया था, 1947 को। पहले तो यहाँ बताओ डाउट है किसी का, फिर मैं आपको बताता हूँ। यस, बिकॉज मेघालय, ठीक है, मेघालय क्रिएशन रिक्वायर्ड सीए बट तेलंगाना, यस, क्योंकि तेलंगाना को, ध्यान से सुनिए, तेलंगाना को क्या बनाया गया, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके बनाया गया, आर्टिकल नंबर 3। जो मेघालय था, जस्ट सॉली जस्ट सांगोनी पे आ रहे हैं राखी जी, मेघालय जो था पहले यूटी था, देन उसके बाद वो स्टेटहुड का दर्जा उसको मिला, तो यूटी से स्टेट बनाना है तो अमेंडमेंट करना होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, आर्टिकल चाहे 6 हो, 7 हो, 5 हो, ठीक है, 8 हो, ये आज वैलिड नहीं है। ये थे जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे पहले जो माइग्रेशन हो रहा था भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत और इधर उधर जो आज़ादी के बाद जो हो रहा था उसके लिए थे। अब ये वैलिड है ही नहीं, तो फिर क्या वैलिड है? किसी को भारत की नागरिकता लेनी है तो कैसे क्या होगा? तो उसके लिए अब है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये अब ये वैलिड ही नहीं है, 5, 6, 7, 8 ये वैलिड ही नहीं है। 9 तो है कि हाँ ठीक है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी। 9 बात करता है कि अगर आपने अपनी मर्जी से किसी देश की नागरिकता ले ली, गई भारत की। 10वां बात करता है किसकी? नागरिकता के प्रावधान आपके निरंतर रहेंगे, कॉन्टिन्यू रहेंगे आपके। और आर्टिकल 11 किसकी बात करता है कि पार्लियामेंट नागरिकता को लेकर कानून बना सकता है। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप आपका एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखो जो सिटीजनशिप एक्ट है, जो नागरिकता अधिनियम है, 1955 में आया था। इट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है आपका ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ओके, क्लियर थी चीज़? अब इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भारत की नागरिकता कैसे ले सकता है और कैसे त्याग सकता है, कैसे उसकी नागरिकता छूट सकती है। तो पहले हम ये देखेंगे एक्वायर कैसे किया जा सकता है इंडिया के सिटीजनशिप को। एक तो जन्म से, भारत में आपका जन्म हो गया, भारत में आपका जन्म हो गया, जैसे आप हैं तो आपका भारत में जन्म हो गया, भारत के नागरिक हो गए। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक डाउट निकल के आता है, दैट इज़ कि मान लो कि कोई फॉरेनर आए इंडिया में और उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, कोई लेडी थी, प्रेग्नेंट थी और उसने बेबी को यहाँ पर बर्थ दे दिया, जन्म दे दिया, ठीक है, उसका तो जन्म हो गया भारत में, तो क्या वो भारत का नागरिक हो गया? द आंसर इज नो। आंसर इज नो, 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 ठीक है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले था ऐसा, बिफोर 90, यहां पर कॉन्सेप्ट समझो, जस्ट सॉली और जस्ट सैंगोनी। जस्ट नहीं होगा, ये जस्ट होगा, जस्ट सैंगोनी, ठीक है। जस्ट सॉली बोलता है बाई बर्थ, यानी कि सॉली का मतलब है सॉयल, इस मिट्टी में तुम जन्म ले लिए, तुम बन गए नागरिक। इसमें ऐसा नहीं होता है। 1987 तक, 1987 तक भारत में जस्ट सॉली का कॉन्सेप्ट था, जो आज यूएस में चलता है। यूएस में जस्ट सॉली है, यानी कि अगर आप गए यूएस में, मान लो, ठीक है, आप मान लो हस्बैंड वाइफ हो और आपकी वाइफ ने बर्थ दे दिया बेबी को, तो आपका बेबी यूएस का सिटीजन बन गया ऑटोमेटिकली। ऐसा हुआ है कई बार। एक बार ऐसा हुआ था कि फ्लाइट में एक लेडी प्रेग्नेंट थी, शी रिफ्यूज टू गिव द बर्थ, तो भी जब जैसे उसको पता चला नाउ शी हैज़ एंटर द टेरिटरी ऑफ द यूएसए, कि यूएसए की टेरिटरी में एंटर कर गए, देन उसने बर्थ दिया, ठीक है। तो वो है जस्ट सॉलियन। जस्ट सैंगोनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नॉट बाई बर्थ बल्कि बाई दी
आपके पेरेंट्स की सिटीजनशिप क्या है, तो इंडिया में क्या चलता है, जस्ट सैंगुनी हम बोल सकते हैं, या फिर बहुत ही लिमिटेड जस्ट सॉली है, मतलब कि बाई ब्लड होता ही है, ठीक है, बाई ब्लड। बाई ब्लड का मतलब ये है कि अगर आप अब इंडिया में अगर बात करें तो अगर आपके मम्मी पापा में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं बाई बर्थ, ठीक, कोई एक है तो भी। 2014 तक ऐसा था। 2014 के बाद ये बोला गया, एक और चीज़ ऐड करी गई कि एक भारत का नागरिक तो होना चाहिए लेकिन दूसरा वाला इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, कि कोई रोहिंग्या हो, कोई ऐसा बांग्लादेशी हो, तो वो वाली चीज़ ऐड करी गई थी 2014 में कि ठीक है एक तो भारतीय होना चाहिए लेकिन दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है बाई प्लेस ऑफ बाई अगर हम बात करें बाई प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, एंड जस्ट सैंगुनी बाई ब्लड, ओके। तो इंडिया में भाई जस्ट सैंगुनी है, ये बहुत ही लिमिटेड फॉर्म ऑफ जस्ट सॉली है। नॉट टॉकिंग अबाउट बाई डिसेंस, डिसेंट का मतलब क्या, इंडियन ओरिजिन बट करेंटली लिविंग इन अदर कंट्री। जैसे कि यहाँ पर भारत में जन्म हुआ बच्चे का, मान लो विदेश में जन्म हुआ बच्चे का, देन विदेश में जन्म हुआ बच्चे का, देन फिर यहाँ पर प्रावधान ये कहते हैं, ठीक है, कि आपको विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर किसी इंडियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी में बच्चे को रजिस्टर करवाना होगा, तभी वो एलिजिबल होगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए, नहीं तो वो नहीं होगा, अगर आपको उसको इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल बनाना है तो, ठीक है, क्लियर। बाई रजिस्ट्रेशन ये इंडियन ओरिजिन के लोगों को दिया जाता है, स्पाउसेस, ठीक है, स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजन्स और माइनर चिल्ड्रन हु हैव रिसाइडेड इंडिया फॉर 7 ईयर्स। मतलब ये है कि अभी भारत के नागरिक नहीं हैं। यहाँ पर आप समझ रहे हैं, भारत में जन्म हुआ, भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब मम्मी या पापा में कोई इंडियन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है। इसमें कहीं और जन्म हो गया है और नागरिकता तभी मिलेगी। पहली बात तो 1 साल के अंदर रजिस्टर करवाना होगा, और अगेन मम्मी पापा में से कोई एक इंडियन होना चाहिए, इसमें भी वो प्रावधान है, ठीक है, मम्मी या पापा में कोई होना चाहिए। तो भाई बर्थ वाला अगर भारत में जन्म हो रहा है, डिसेंसी वाला किससे डील कर रहा है, अगर भारत के बाहर जन्म हो रहा है, ठीक है। 1992 तक 1992 तक ये चीज़ें पूछता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करके बता नहीं रहा हूँ, पूछता नहीं ज़्यादा, कभी शायद ही कभी पूछा हो। तो 1992 से पहले तक ये फादर भारतीय होना चाहिए, फिर उसके बाद 1992 से 2004 तक कर दिया गया कोई पेरेंट भारतीय चलेगा, और अभी भी वही है कि कोई पेरेंट भारतीय होना चाहिए। अब 2004 में ये क्लॉज ऐड किया गया था कि 1 साल के अंदर आपको इंडियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाकर रजिस्टर करवाना होगा अपने बच्चे को, ठीक है। अब तो सर बता के उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर पूछ लिया तो, और अगर कल को तुम्हारे साथ ये हो गया तो तुम्हें कुछ तो पता हो अपने अधिकारों के बारे में कि नहीं। बाई रजिस्ट्रेशन, मान लो कल को तुम ASO इन ME बनोगे, समझ रहे हो, तो वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, देख रहे हो कितने आगे की सोच रहा हूँ। बेटा विशाल शर्मा सुधर जाओ, हाँ फालतू कमेंट मत किया करो। बाई रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। ग्रांटेड टू इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स, जो भारतीय ओरिजिन के, भारत के या तो उनके मूल हैं, यानी कि या तो वो कभी खुद भारत के नागरिक थे लेकिन अभी नहीं है, या तो उनके मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट कोई तो था भारत का। तो अगर ऐसा है, अगर आप भारतीय मूल के हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, तो आप भारत में 7 साल रहिए और भारत की नागरिकता लीजिए, भारत की नागरिकता ले लीजिए आप, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, ठीक है, ओके, क्लियर है। पता है इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। सिटीजनशिप का एक्ट ऑफ 1955 का जो सेक्शन 2 है वो डील करता है बाई बर्थ से, सेक्शन नंबर जो 3 है वो डील करता है डिसेंसी से, सेक्शन नंबर जो 4 है वो डील करता है रजिस्ट्रेशन से। देन आते हैं इस पे 4 पे, दैट इज बाई नेचुरलाइजेशन, ठीक है। बाई नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ना तो अभी भारत के नागरिक हैं, ठीक है, ना तो आप भारत के नागरिक हैं, ना आप इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी आपके भारत के कोई भी मूल नहीं है और ना ही अभी भारत के नागरिक हैं, पूरे तरीके से आप विदेशी नागरिक हैं। तो उस केस में, ठीक है, उस केस में उसको बोलते हैं, अगर भारत की नागरिकता लेनी तो बाई नेचुरलाइजेशन, यानी कि प्राकृतिकरण द्वारा। उसके लिए आपको पिछले 14 सालों में 12 साल आपके भारत में रहे हों,
जिसमें कि जो पिछला 1 साल है वो पूरा भारत में रहे हो, यानी कि पूरे 365 दिन भारत में रहो, 365 में एक दिन भी तुम विदेश के लिए ना गए हो। समझ रहे हो? ये 14 साल है। 14 में से टोटल कुल मिला के 12 साल तुम रहे हो, जिसमें पिछला वाला 1 साल, पिछला मतलब जब तुम अप्लाई करने आ रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अप्लाई करना होता है, तो पिछला वाला जस्ट 1 साल है, वो पूरा भारत में रहा हो। एंड दे मस्ट नो 1 लैंग्वेज, जो 8 शेड्यूल में मेंशन है 22 लैंग्वेजेस, उसमें से एक पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? और अगर बात करेंगे आखिरी वाला, तो वो है आपका बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, यानी कि अगर हमने कोई टेरिटरी किसी क्षेत्र को शामिल कर लिया है भारत में, तो वहाँ के लोग अपने आप वहाँ पर भारत के नागरिक बन जाएंगे। दैट इज़ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। ठीक है, सेक्शन, एक सेकेंड, सेक्शन ये 3 होगा। ठीक है, सेक्शन यहाँ पे है, एक एक बढ़ा लो यहाँ पे सेक्शन, क्योंकि उसमें आपका 7th आएगा। ओके, तो सेक्शन ये 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है। ओके, एंड दिस इज़ योर सेक्शन 6। किसका सेक्शन 6? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 का। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी आपका सेक्शन नंबर 7। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं कि कोई अपनी सिटीजनशिप लूज़ कैसे कर सकता है। तो 3 तरीके हैं। रिनाउंसिएशन, यानी कि अपना खुद से ही तुमने त्याग दे दिया भारत की नागरिकता से। दूसरा, टर्मिनेशन, वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री विदाउट इन्फॉर्मिंग, यानी कि बिना इन्फॉर्म किए आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे तो आपने खुद से ही गिव अप कर दी कि हम गिव अप करना चाहते हैं। दूसरा, तुमने बिना बताए किसी और देश की नागरिकता ले ली तो टर्मिनेट कर दिया गया। डिप्राइव मतलब इफ़ एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाई फ्रॉड, गलत तरीके से तुमने नागरिकता ली, फॉल्स डॉक्यूमेंट तुमने दिए, या फिर किसी एनिमी कंट्री को हेल्प करी वॉर के टाइम पे। एनिमी कंट्री होती है जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा होता है। अभी सर कौन सी एनिमी कंट्री है? तो अभी कोई नहीं है, सिर्फ ठीक है, जैसे पाकिस्तान से भी वो पहलगाम अटैक चल रहा था उस टाइम, मतलब वो पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पे था हमारा वो एनिमी कंट्री, उसकी आप हेल्प कर रहे हैं तो आपको सब उससे डिप्राइव किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉलर का केस का क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बताते हैं अभी। तो ये ऑस्ट्रेलियन फुटबॉलर, देख रहे हो, तुम्हारे थॉट आने से पहले ही पीपीटी रेडी है भाई, सब पता है तुम क्या पूछोगे। तो रैन विलियम्स हैं अभी, इनको 2-3 दिन पहले ही अभी इनको इंडिया का पासपोर्ट दिया गया है, मतलब इंडियन सिटीज़न ये बन चुके हैं। ये एक स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल केस होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कल को जेम्स बॉन्ड आए और बोले भारत की नागरिकता लिए, तो हम इससे ये बोल लेंगे क्या? नहीं नहीं बेटा, 14 साल रहो, पहले 14 साल रहो तब देंगे भारत की नागरिकता। उन लोगों के लिए नहीं होते भाई। रूल्स आर फॉर दी मासेस, सिंपल सी बात है। रूल्स आर फॉर दी कॉमन पीपल, स्पेशल पीपल हैव स्पेशल प्रोविजंस, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्पेशल लोगों को लाइन में नहीं लगना होता है, उनके लिए अलग से एंट्री होती है, समझ रहे आप? तो इनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, अलग से एंट्री है। तो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉलर है रैन विलियम्स, तो इंडिया का आई थिंक जो बेंगलुरु एफसी है उसकी तरफ से फुटबॉल खेलते हैं। इनकी मदर एंग्लो इंडियन थी, फादर तो ऑस्ट्रेलियन थे, बट इनकी मदर एंग्लो इंडियन थी, यानी इनके मदर के जो पापा थे वो इंडियन थे, इनके मम्मी के जो पापा थे, समझ रहे हैं, यानी इनके नाना जी वो भी फुटबॉलर थे जो इंडिया में फ़ुटबॉल खेलते थे। तो बस ये इनके इंडिया के लिंक हैं। अगर हम ओरिजिन से भी मान लें, रजिस्ट्रेशन से, तो भी 7 साल रहने की ज़रूरत है, जो इनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि स्पेशल लोग हैं। स्पेशल लोग हैं तो तुरंत इनको दिया जाता है सब। तो ये रैन विलियम्स है, इनको इंडियन पासपोर्ट भी दिया गया है। नाउ ये चीज़ ध्यान रखना है कि कन्फ्यूजन कैसे नहीं क्रिएट करनी। तो हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता के जो प्रावधान है वो पार्ट नंबर 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, यानी कि संविधान के भाग 2 में, आर्टिकल नंबर 5 से 11। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11। तो आर्टिकल में जो 5 से 8 हैं वो डील करते हैं 26 जनवरी 1950, यानी कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसके बाद के प्रावधानों से डील करता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 1955 के जो नागरिकता अधिनियम हैं उस। ठीक है, जिसको हमने देखा कि 5 तरीके क्या हैं जिससे नागरिकता मिल सकती है और 3 तरीके क्या हैं जिससे कोई नागरिकता खो सकता है। रिवाइज कर लेते हैं, नागरिकता कैसे मिल सकती है? या तो जन्म हुआ हो बाई बर्थ, लेकिन उसमें जस्ट सैंगुनी है, सॉली नहीं। ठीक, देन बाई आपका डिसेंसी है, अगर किसी और देश में आपका जन्म हुआ है तो आपके मम्मी पापा में से कोई एक इंडियन होना चाहिए, और आपको 1 साल के अंदर रजिस्टर करवाना चाहिए एम्बेसी और कॉन्सुलेट में। तीसरा है बाई रजिस्ट्रेशन, आप इंडियन ओरिजिन के हैं, अभी तो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन आप इंडियन लीनियज हैं आपके कुछ, तो आपको 7 साल भारत में रहना होगा। और नेचुरलाइजेशन से लेना है तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? और नेचुरलाइजेशन तब अगर आपका कोई इंडिया का लिंकेज नहीं है,
प्योर विदेशी हैं आप, नेचुरल, प्योर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक विदेशी हैं अगर आप तो आपको 14 साल भारत में रहना होगा, जिसमें पिछले 14 में से 12 साल भारत में रहना होगा, जिसमें पिछला वाला साल पूरा भारत में कटा हो। एंड पांचवा तरीका था बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, और सेक्शन ध्यान रखना 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। जो रीसेंट अमेंडमेंट है 2019 में, काफ़ी बवाल में रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी बिहार के जब चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले तेजस्वी यादव का बयान आया था। क्या बयान आया था? बयान आया था कि हम आए, अगर हम आए तो सीए को लागू नहीं होने देंगे बिहार में। क्यों उन्होंने ऐसा बोला था? मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रावधान है जो अमेंडमेंट किया गया 2019 में, कि हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, इन 6 कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर इन 3 देशों से आएंगे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से, तो इनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले एंटर किए होंगे तो इनको नागरिकता में जो 12 साल इनको रहना था, तो 12 साल नहीं, इनको सिर्फ सॉरी ठीक है, तो 12 साल नहीं रहना होगा, इनको सिर्फ 11 से 5 करो इसमें, ठीक है, 11 से 5। मतलब हमने देखा था ना कि 11 साल रहना जिसमें पिछला 1 साल पूरा कटा हो, ठीक है। ये 12 इस तरीके से कर सकते हो, 11 से 5। हाँ, ठीक है, तो 11 से यहाँ पे 5 कर लो। ये तो 11 से 5 पूछा सकता है, 12 से 6 इस तरीके से, क्योंकि हमने देखा था कि 12 साल रहे हो, पिछला 1 साल जो है, ठीक है, जो पिछला 1 साल है वो पूरा कटा होना चाहिए आपका इंडिया में। उसी तरीके से ये कुछ इस तरीके वही है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। 11 साल जो क्राइटेरिया था उसकी जगह 5 साल इनको कर दिया गया कि सिर्फ 5 साल रहना पड़ेगा आपको, और 5 साल में ही नागरिकता आपको मिल जाएगी। तो ये नागरिकता के प्रावधानों में इनको क्यों रिलीफ दी गई? क्योंकि ऐसा माना गया कि जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर, ये प्रताड़ना सहते हैं बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, इसलिए इनको नागरिकता के जो प्रावधान हैं उसमें इन लोगों को आसानी दे दी गई, ठीक है। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। CAA, NRC क्या था? वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न था। ओके, चलो अब एक चीज़ और यहाँ पर बचती है, एंड दैट इज़ यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, देयर OPIO एंड OCI, ठीक है। सीमा इधर इंडिया क्या था? सीमा इधर इंडिया की सिटीजन है क्या? चलो तो ज्योग्राफी की 1 शॉट डाल दो बैच में, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक प्लीज़। अच्छा, हर चीज़ का तुमको 1 शॉट चाहिए? पढ़े हो तो हुए इतने 1 शॉट, कितने 1 शॉट दें? पढ़े तो हुए इतने यूट्यूब पे। तो एक चीज़ है, दैट इज़ आखिरी चीज़ है, दैट इज़ PIO एंड OCI, पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये क्या होते हैं समझो। तो इंडियन जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा क्या होता है? वो भारत के लोग जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन विदेश में रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या किया गया, और वो इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ इस तरीके से रियायत बरती गई कि आप एक कार्ड ले लो, आपको बार बार ऐसे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भारत में आते हो तो बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ले लो, आप आराम से आते जाते आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो पहले PIO स्कीम चलती थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर आ गया एक और दूसरा कार्ड, OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, इसमें कम फैसिलिटीज़ मिल रही थी। तो फिर किया क्या गया, इन दोनों को 2015 में मर्ज कर दिया गया। तो अब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो PIO वाला है वो एक तरीके से अब इनवैलिड है। गवर्नमेंट ने खुद 2015 में बोल दिया कि सभी लोग OCI में अपना कार्ड को कन्वर्ट करवा लें। इसमें बहुत सारे राइट मिलते हैं बट वोटिंग राइट नहीं होता, ध्यान रखना, वोटिंग राइट नहीं मिल जाएगा इसमें,
ठीक है, वोटिंग राइट नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है? मिलता ये है कि आपको बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज़ के लिए लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है आपको। ठीक है, क्लियर? तो ये है 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया गया था। डन विथ टुडेज लेक्चर। टाइम देख रहे हो, 11:11 हो रहा है और हमने 11 आर्टिकल ख़त्म कर लिए। ये देखो भैया, 11:11 हो रहा है और हमने 11 आर्टिकल आज ख़त्म कर लिया। कुछ तो बात है 11 में, 11 फॉर अ रीज़न। ठीक है, तो अगर आपको बैच की रिकॉर्डेड लेक्चर, इस लेक्चर की PDF, हैंड मतलब डिजिटल नोट्स इंग्लिश हिंदी में, क्विज़ लेक्चर की वीकली क्विज़, ये सब अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, वन शॉट से याद आया, 4.0 में मैंने टेलीग्राम ग्रुप जो प्राइवेट वाला, उसमें आपको बताया था पूरा, किसी ने बोला था सर पूरा ज्योग्राफी का टेस्ट ले लीजिए, मैंने बोला भी था। तो अभी इस वीक को पूरा ज्योग्राफी का टेस्ट नहीं हुआ था, सिर्फ पॉलिटी वाले का पार्ट का हुआ था ना, सॉरी ज्योग्राफी वाले पार्ट का हुआ था, है ना। ज्योग्राफी और पॉलिटी मतलब जितना पार्ट हुआ था उसका हुआ था वीकली टेस्ट में, पूरा ज्योग्राफी का नहीं हुआ। हाँ, पॉलिटी का हुआ था, ज्योग्राफी का नहीं। तो पूरे ज्योग्राफी का टेस्ट इस सैटरडे को होगा। इस वीकेंड पे 2 टेस्ट होंगे, सैटरडे को पूरा ज्योग्राफी होगा और संडे को इस वीक में जो पॉलिटी करेंगे उसका रिवीजन होगा। ठीक है, इंग्लिश का अगर आपको बैच लेना है तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, और अगर आपको दोनों में करना है तो आप दोनों में भी कर सकते हैं, परमार 4.0 कूपन का यूज़ करके। अब हम लगा लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ डाउट, कुछ क्वेरी होती है तो यहाँ पर एप्लीकेशन में चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेल है, क्वेरी नंबर है यहाँ पे। ठीक है, मेल और क्वेरी नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, लेकिन ये मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, क्वेरी नंबर है ये। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, करिए। विच इज़ द फॉलोइंग, और क्वेश्चन भाई लगा लो। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन को स्किप कर दिया, तुम्हारा ही नुकसान है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। हाँ, और मंथ भी 11 है, वाह। और CPU टॉपर्स को भी 111111 रुपये पेटीएम में प्राप्त हुए, वाह यार, वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हमने आज 11 आर्टिकल पढ़े, 11:11 पे क्लास खत्म हुई, 11वां महीना चल रहा है और 11 रुपये मिले हैं टॉपर्स को। ऐसा मतलब ऐसी बात चल रही है, तो मतलब कुछ तो है इस 11 में, द 11 फीवर। हाँ, और 11,000 लोग लाइव भी हैं। ओ शिट मैन, शिट, 11,000 लोग लाइव भी हैं भाई। क्या है 11 में आज, वाह। और तो कुछ नहीं, देख लो 11 में कहीं और तो प्यारा नहीं दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी 10 हो गए, लेकिन अभी इससे पहले तो 11,000 ही थे पूरा। हाँ, 11,000 वॉचिंग भी थी, यस। खैर, एन अमेंडमेंट हैज़ टू बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिर से 11,000 करो यार, मतलब क्या 10,000 कर दिए, थोड़ा सा इसको करो 11,000, तो फिर थोड़ा स्क्रीनशॉट लें हम इस 11 का। तो गलत होगा, बिकॉज अमेंडमेंट नहीं करना होता आर्टिकल 368 के तहत। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, अगर आपको कोई नया स्टेट क्रिएट अगर करना है, ऑल्टर करना है उसकी बाउंड्री वगैरह को, रैटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट, कुछ रैटिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ उनका क्या चाहिए, अमेंडमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ उनकी हमें आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो उनकी सिर्फ हमें रिकमेंडेशन चाहिए। द लेजिस्लेशन कैन बी पास बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। उनकी सिर्फ स्टेट्स की रिकमेंडेशन लेनी होती है, जिसके लिए उस बिल को लाने से पहले हमें किससे वो देना होता है बिल, वो देना होता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उसको टेबल करता है कहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेचर में पूछता है, राज्य के विधानमंडल में, देन उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे ना करे, डिपेंड्स। ओके, चलो। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर। तो किससे डील करता है सिटीजनशिप से? हम हो रहे हैं 9-2-11। बेटा अभिषेक शर्मा सर, आज 11 भी है, मतलब 11 मतलब क्या है, 11 क्या है, 11 नंबर पर सट्टा लगाओ सर आज। हाँ, लगाता हूँ आज। ड्रीम 11 तो रहा नहीं यार, ये भी देखो 11 की तरह लग रहा है। वाह यार, ठीक है। तो ये एक्ट जो है ये 26 जनवरी 1950 के बाद से डील करता है, इससे पहले 5 से 8 तक जो आर्टिकल्स हैं। Which of the following areas have been exempted from the purview of Citizenship Amendment Act of 2019? ये सीरीज 2024 से क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं। कौन से एरिया होंगे? तो हमारे ये 6 शेड्यूल एरिया होंगे, ठीक है, क्योंकि इनको स्पेशल प्रोविज़न मिले हुए हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, स्पेशल इनके पास प्रोविजंस हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है आपकी
Autonomous District Council, ADCs. The Constitution 35th Amendment Act of 1974 is related to which of the following states? तो 35वां संविधान संशोधन किससे एसोसिएटेड है ये? मिजोरम मोलासिस बेसिन से? नो। सिक्किम से? यस। तो 35th अमेंडमेंट से पहले ये क्या बना? एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा मिला, और फिर 36 जो अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, उससे इसको कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिला। तो ध्यान रखना है। 6th करिए, मैचिंग करना है। नाम क्या है आसमा? और जीके किससे पढ़ती हूँ? जल्दी बताओ। तो 371 ए बी आई। तो माता जी का पहले तो आशीर्वाद लिए थे, ओके। फिर नाम आसमा जी के। 2134, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लो इसी बार का सीरियस है क्वेश्चन है। नाम आसमा जी के। नॉट करेक्ट। इनमें से गलत कौन सा है? सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बने गाइस। चलो इसको बाद में करो, पहले ये करो, ये भी कर ही लोगे, ठीक है। अभी किया है, ये 2 क्वेश्चन करो पहले। 10वां करो जरा जल्दी से। 10th करो, 10th वाला करो पहले। मिलोनी जी का क्वेश्चन है, सर ये इंडिया में बार बार कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास रिन्यू क्यों करना पड़ता है? हमारे इटली में तो ऐसा नहीं होता है, सो दैट कि फ्रॉड को रोका जा सके। ऐसा आपके इटली जैसा तो नहीं है ना मिलोनी जी। और ये सवाल आप मोदी जी से तो पूछ सकती थी अगर आपकी बात होती है रोज तो। ओके, ठीक है। अंडर आर्टिकल नंबर 371 of the Constitution, तो which of the following item the acts of the Parliament of India shall not apply to the state of Nagaland unless जब तक कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बता देगी तब तक। तो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस होगा, वहाँ ये कस्टमरी लॉ होगा। ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड भी हमने देखा था कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर इतना आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है ओनरशिप लैंड का। बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड विद अदर स्टेट, तो नागालैंड इसका भैया को तुम खुद सोचो यार, तुम खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। हाँ, मैंने क्या बताया था लद्दाख को क्यों 6th शेड्यूल नहीं दिया जा रहा, क्या गवर्नमेंट का लॉजिक हो सकता है? वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, चाइना बोलता ही रहता है कि पूरा अरुणाचल हमारा है। तो और अभी हमने देखा है आर्टिकल नंबर 1, नो स्टेट हैज़ राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। फिर इंडिया फेडरेशन है लेकिन उसमें सेंटर को ज़्यादा पावर मिली हुई है। क्यों मिली हुई? तो मैंने आपको बताया था, बिकॉज नेशनल यूनिटी को भी इंश्योर करना है, नेशनल यूनिटी को इंश्योर करना है। तो नागालैंड की असेंबली के पास इतने पावर नहीं होंगे कि वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है, कि उसकी बाउंड्री दूसरे राज्य के साथ कितना क्या होगा। इतना पावर नहीं है वो पावर पार्लियामेंट के पास ही रहेगा। वैसे आप इसको भी कर सकते हैं, देख रहे हैं 11th क्वेश्चन, कुछ तो है भाई 11th में आज। As per Article number 371G of the Constitution of India, special provisions have been made with respect to the state of Mizoram. वही अगेन अकॉर्डिंग करो, उसको पढ़ो और करो, वही उसी तरीके का पूरा सेम तरीके का क्वेश्चन है ये सीडीएस 2 2024 है। ये किसमें आता है? एनडीए 1 2024। तो सिंपल, तो क्या कवर्ड नहीं है इसमें? तो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ मीज़ो कस्टमरी लॉ एंड प्रैक्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन इनका, या फिर ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड। तो नॉट कवर्ड मिजोरम। हाँ, तो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ मीज़ोस कवर्ड है। मीज़ो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर ये भी कवर्ड होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू मीज़ो कस्टमरी लॉ, ये भी आपके कवर्ड हैं इसमें। और ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई ऑन certain matters unless the legislative assembly of Mizoram so decides by resolution, which of the following matters is not, ठीक है। ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, क्यों? क्योंकि 6th शेड्यूल में आता है मिजोरम,
ठीक। और याद है आपको ATM मनी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो यहाँ की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल डिसाइड करेगी ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब आ जाओ कर लो यहाँ वाले क्वेश्चन SSC के। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़ अ व्हाट? इंडिया इज़ अ व्हाट? कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। Which article of the Constitution of India deal with the union and its territory? ये तो सिटीजनशिप है, पूरा नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में पार्ट नंबर 1 आर्टिकल 1 to 4। ओके। 14th which schedule and article contains the names and extent of states and UTs? किस में दिया हुआ है नेम्स और एक्सटेंट ऑफ यूटीज? तो शेड्यूल फर्स्ट एंड आर्टिकल नंबर 1 to 4, सिंपल, ठीक है। 5 तो स्टार्ट हो जाता है सिटीजनशिप से, और सेकंड शेड्यूल तो डील करता है किससे? एमोल्यूमेंट से, भत्ते से, विच इज। और सेकंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं कि नहीं है? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी एज फेडरेशन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। अगला करिए। एडमिशन एंड एलोकेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एडमिशन और एलोकेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बताइए। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये किससे बात कर रहा था, डील कर रहा था? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ये है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। और एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो 2 करिए। NTPC में क्वेश्चन पूछा गया अगर आर्टिकल नंबर 2 और 3 की तरह चेंजेस करने हैं तो व्हाट टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास लॉज अंडर आर्टिकल 4 क्लॉज 2 इन इंडियन पार्लियामेंट? गलत, क्यों? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल मेजोरिटी मतलब 2/3 प्रेजेंट वोटिंग बोलते हैं उसको। पढ़ेंगे आगे। ये करिए 18th पढ़िए, और करिए ये हिंदी में रहा आपका। Which of the following is an incorrect statement in regard to the meaning of the union of state in the Indian context? Country was divided into different states for administrative convenience. The Indian Federation was the result of an agreement by कोई रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच में। फेडरेशन नॉट बीइंग द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए नो स्टेट हैज़ राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन, यानी कोई स्टेट चाहे कि नहीं मैं भारत में नहीं रहना है तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज ऑथोराइज टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है? किसके पास ये पावर है? तो ये पावर किसके पास है? आर्टिकल नंबर 4 में हमें पता है पार्लियामेंट के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 4, emergency, financial, fundamental right, laws for the reorganization of state. Okay. Which of the following state was not formed through the State Reorganization Act of 1956? 1956 का जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उससे नहीं बनाया गया था। तो गोवा तो नहीं बनाया गया था। क्यों? गोवा तो अगर आपको याद हो जो 12th अमेंडमेंट है उससे तो यूटी बना था, ठीक है, जो 12वां अमेंडमेंट हुआ था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में हुआ था, उसके बाद की कहानी फिर हमने पढ़ी थी जिसमें गोवा 12th अमेंडमेंट जो 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 12th अमेंडमेंट से तो पहले 1962 में जो हुआ था ये यूटी बना, देन आपका जो 56th अमेंडमेंट है उसके थ्रू 1987 में ये स्टेट बना, यानी कि राज्य में बनाई है, ठीक है। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूली क्रिएटेड स्टेट और यूटीज आफ्टर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 इज करेक्टली मैच्ड? भाई कौन सही मैच्ड है? तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। सन 2000 में 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे। यूपी से काट के बना था उत्तराखंड, एमपी से कट के बना था छत्तीसगढ़, ठीक, और ध्यान रखना
बिहार से कट के बना था झारखंड। ये तीनों ही सन 2000 में बने थे, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पर करेक्टली मैच्ड कौन सा है, भैया हो जाएगा, बिकॉज तेलंगाना तो 2014 में बना है, ये 2000 में और ये भी 2000 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 23rd विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ सिटीजनशिप, नागरिकता से कौन से प्रावधान है। तो कल हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे इसको, मतलब फंडामेंटल राइट। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, जो अगले 3 पार्ट हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का एक पार्लियामेंट चैप्टर और एक ये एक तरफ ये 3, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। पिछली बार तो एक ही लेक्चर में पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, लेकिन इस बार 2 में उसको डिवाइड करके पढ़ाऊंगा, सो दैट अच्छे से समझ में आए। मतलब पहले भी समझ में आया होगा, लेकिन हो क्या जाता है कि कुछ लोग को थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सिटीजनशिप पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, और ये आपका सिटीजनशिप। चलो 2 क्वेश्चन और करो फिर छुट्टी। व्हेन डिड द सिटीजनशिप प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। तो नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे, बताइए। क्या 15 रॉन्ग, 15 में क्या दिक्कत है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है। तो कब लागू हो गए थे, तुरंत ही लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को ही तुरंत लागू हो गए थे, ठीक है। कुछ प्रावधान थे रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप, प्रोविजनल पार्लियामेंट, इलेक्शन, वो तुरंत ही लागू हो गए थे जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को। कितने लोगों ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जरा बताइए। नॉट अलाउड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है। रजिस्ट्रेशन है, अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं तो। डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि दोहरी नागरिकता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, ठीक है। क्या, अच्छा इनकरेक्ट पूछा था क्या, ओके 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 ओके। कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, द इंडियन फेडरेशन वॉज द रिजल्ट। तो ये हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगा था करेक्ट पूछा है इसमें से, सबसे करेक्ट कौन सा है सबसे, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर इनकरेक्ट इसमें पूछा था, ओके, तभी आप 15 और 18 कमेंट कर रहे थे बार बार, ओके ठीक। तो इसमें बी हो जाएगा, इंडियन फेडरेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। और ये तो सही है, खैर हाँ, ये मैंने चेक ही नहीं किया सी वाले को, सीधे मैंने डी मार दिया। सेंटर और स्टेट की अगर बात करेंगे तो ये शेड्यूल 7 में लिखी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तीनों लिस्ट लिखी हुई उसमें, जिसमें कि इनका पावर डिवाइडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ वॉज नॉट इंक्लूडेड फॉर फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप अंडर दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो किसको नहीं इंक्लूड किया गया, मुस्लिम्स, तो इसीलिए आपको पता है वो बवाल भी इसीलिए मचा हुआ है। चलिए 3 और करते हैं, 30 तक रखते हैं, ठीक है। Which of the following statement in the context of Indian citizenship is correct? Citizenship is listed in the state list. It would be wrong because वो यूनियन लिस्ट में है, तो ये wrong होगा, तो ये गया। Article 5 to 11 of the Constitution of India deal with the various categories of persons who are entitled to citizenship. True. There are only 3 ways to get Indian citizenship. Wrong. There are 5 ways. Okay. So 2 only सही आंसर हो जाएगा। 28 ये हिंदी में मैंने दिखाया नहीं, सॉरी। हाउ मेनी रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर कवर्ड अंडर द 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कितनी कम्युनिटीज़ कवर्ड हैं, तो हमें पता है कितनी हैं, 6 कम्युनिटीज़ हैं। 6 कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं 3 देशों से जो आए हुए हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 कंटेन्स क्वालिफिकेशंस फॉर नेचुरलाइजेशन। बता विच शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल है जो सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन का वो कैरी करता है। तो शेड्यूल या सेक्शन मान सकते हो। सेक्शन 3 बर्थ, डिसेंसी, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, कॉर्पोरेशन टेरिटरी। 4 5 बर्थ, डिसेंसी, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो ओके 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 ओके, शेड्यूल की बात कर रहा है इसमें। ओके ओके ओके, 90 कंटेन द क्वालिफिकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन, 10th शेड्यूल। ये शेड्यूल वो मत समझना तुम, ठीक है, ये शेड्यूल वो मत समझ लेना कॉन्स्टिट्यूशन वाले, ठीक है। ये 3rd शेड्यूल होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ये वो वाले शेड्यूल नहीं है जो हमने पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये शेड्यूल बात कर रहा है जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें जो डिफरेंट शेड्यूल दिए हुए हैं उसकी बात कर रही है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे कहाँ गया वो, ओके,
यहाँ पे हमने जो देखा था दैट वाज दिस थिंग, ये सेक्शन था, ठीक है, ये चीज़ जो थी ये सेक्शन थी आपकी, सेक्शन 3, सेक्शन 5, 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे शेड्यूल की बात कर रही है, ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल आंसर होगा यहाँ पे। ओके चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड? 11, 11 तो नहीं है, 11 में तो ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है बनाने की सिटीजनशिप को लेकर प्रोविजंस। 10 में क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, इट इज़ दी आर्टिकल नंबर 5। 6 तो उन लोगों से डील करता है जो पाकिस्तान से आए हैं, उनसे डील करता है। 7 किससे डील करता है बताओ? 7 किससे डील करता है? जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे फिर पाकिस्तान से भारत आए। ओके, तो आर्टिकल नंबर 5 यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वाला एक कर लेते हैं, ओसीआई वाला। ओसीआई होल्डर्स आर, भारत के विदेशी नागरिक धारक हैं कौन? पर्सन्स एंटाइटल्ड टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इंडियन सिटीजन्स विद वोटिंग राइट, डुअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, फॉरेन नेशनल्स विद स्पेशल प्रोविजंस। तो बहुत आसान है ये, कि मैंने आपको बताया था वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी ऑब्वियस सी बात है नहीं होल्ड कर सकते हैं। डुअल सिटीजनशिप तो भारत में चलती ही नहीं है, तो ये कौन है? ये फॉरेन नेशनल्स हैं, ठीक है, जिनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जैसे कि आपको वो मैंने बताया था, ठीक है, ये सब आप कर लोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीज़ा वाले राइट्स हो गए। ओके चलो एक आखिरी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट हाउ मेनी ईयर्स मस्ट अ पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन? कितने साल रहना है नेचुरलाइजेशन से अगर आपको नागरिकता लेनी है तो? इसमें आप ये जो CAA है 2019 का उसको मत डालिएगा, उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है, उसको देख के आप यहाँ पे 5 साल मत मारिएगा, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा 12 साल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 12 साल रहना है। विच अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन दैट एन इलीगल माइग्रेंट कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचर? यानी कि कब ये प्रोविजन लाया गया था कि जो इलीगल माइग्रेंट है वो नागरिकता नहीं ले सकता या तो नेचुरलाइजेशन से या रजिस्ट्रेशन से? 2003 में, 2005 में, 1986 में या 2015 में? तो मैंने आपको जो भी चीज़ बताई थी तो 1987 से लागू हुई थी, तो 1986 में अमेंडमेंट हुआ था, या 2004 में हुआ था क्योंकि 2003 में अमेंडमेंट हुआ था। 2003 इसका सही आंसर है, 2003 में अमेंडमेंट हुआ था कि इलीगल वाला अगर आप चीज़ यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ठीक है, 2004 में या तो ऐड हुआ है कोई प्रोविज़न या 1987 में, ठीक है। चलो तो बाकी ये आप कर सकते हैं। किस अमेंडमेंट से ट्रांसफ़र करी गई थी लैंड फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश? आसान है, 100th वाला है ना। चलो तो फाइनली हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। अब बाकी के क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, जैसे ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। विच प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप डिड इंडिया स्टार्ट फॉलोइंग मोस्ट स्ट्रिक्टली आफ्टर द 2003 अमेंडमेंट? डुअल, जस्ट सॉली, यूनिवर्सल सिटीजनशिप है विद जस्ट सैंगनी। तो क्या हमने फॉलो करना शुरू कर दिया? तो सॉली चलता था पहले, ठीक है, फिर 1987 में हो गया जस्ट सैंगनी, और 2003 में क्या हो गया कि दूसरा वाला 2003 अमेंडमेंट ने क्या बोल दिया, दूसरा वाला इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। और ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, ओके। ये आपको पूरे क्वेश्चंस का जो PDF है मिल जाएगा परमार एकेडमी जो ऐप है और जो वेबसाइट है वहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। जो आपके नोट्स हैं, कैनवा नोट्स हो गए या फिर बाकी जो क्विजेज़ हैं वो सब का भी आप एक्सेस ले सकते हो इसी 4.0 बैच में एनरोल करके परमार एकेडमी ऐप या फिर वेबसाइट से। ओके और UPSC क्वेश्चन से मज़ा आ रहा था, इसमें तो मजाक चल रहा है, बिल्कुल आसान। आसान तो है। ट्वेंटी 1950 को एक काइंड ऑफ वो डेट डिसाइड किया गया था कि यहाँ तक इसको डेडलाइन के तौर पे रखा जाएगा। उसके बाद ये जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 में, 1955 में, तब उसमें डिसाइड किया गया था कि 1950 के बाद से के सिटीजनशिप प्रोविजन से डील करेगा ये पर्टिकुलर एक्ट। क्या? थैंक यू, ओके, थैंक यू।
मजाक चल रहा है तो रैंक 1 लाख दिखाओ ना रहा है, मजाक मजाक में। हाँ, फ्री में पढ़ाने के लिए थैंक्स, थैंक यू। शुरू मजबूरी में किया था, मज़ा आ रहा है। अच्छा, यूटी में क्या होता है अंकित कुशवाहा, वहाँ पर यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं। किसी यूटी में यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं, और अगर वहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जो कि मोस्टली नहीं है, अगर हम दिल्ली को छोड़ दें, जम्मू कश्मीर को छोड़ दें, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन ठीक है, लेकिन बाकी जगह नहीं है, तो वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है। तो वहाँ पर एक तरीके से प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा है, ठीक है। नॉर्मल यूटी में सेंटर का ज़्यादा कंट्रोल होता है। आर्टिकल 4 समझ नहीं। आर्टिकल 4 ये बोलता है कि आप अनुच्छेद 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी आप चेंजेस करोगे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल मेजोरिटी नहीं, साधारण बहुमत से भी हो जाएगा वो काम। अच्छा, 19.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो 1 + 9 + 1, ये हुई ना बात, 11। सर मेरा यहाँ ऑलमोस्ट 12 से 15 लोग पढ़ते हैं आपसे लाइब्रेरी में। अच्छा रक्षा, ओके। विराट कोहली ने आई थिंक अभी सिटीजनशिप तो ली तो नहीं होगी वहाँ की, बिकॉज अभी एक कॉन्सेप्ट होता है एनआरआई का। एनआरआई होता है, एनआरआई वो होता है जो भारत से बाहर 182 दिन के लिए रहता है, मतलब 182 दिन से ज़्यादा है, फिर 181 दिन से ज़्यादा अगर कोई भारत से बाहर रहता है, ठीक है, तो उसको एनआरआई कहा जाता है। अगर कोई 181 डे से ज़्यादा बाहर रहता है, जैसे मान लो मैं किसी दूसरे देश में जाऊँ, 181 दिन से ज़्यादा वहाँ रहूँ, तो मैं एनआरआई हूँगा। ऐसा नहीं कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, नागरिकता भी मेरे पास भारत की है, जब तक कि मैं अपनी नागरिकता गिव अप ना कर दूं, या फिर वहाँ की नागरिकता ले लूँ ना किसी दूसरे देश की। 29 रिपीट, ओके। ये फैक्ट है, इसमें रिपीट क्या करूँ मैं, ये फैक्ट है कि 3rd शेड्यूल में क्वालिफिकेशंस लिखे हुए हैं सिटीजनशिप अगर आपको नेचुरलाइजेशन से लेनी है तो। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कहाँ पे 14 ईयर्स होगा शिबू? नहीं अदिति, वो तो नहीं है उससे, सिटीजनशिप से डायरेक्टली। सर फिर विराट टैक्स किसे देगा? विराट कोहली टैक्स देंगे यूके को, अगर वो 181 दिन से ज़्यादा रहते हैं और वहाँ की जो टैक्स कंसल्टेंसी उस पर वो अगर रजिस्टर करते हैं तो वहीं का टैक्स देंगे वो, ठीक है। काफ़ी लोग इंडिया से माइग्रेट करते हैं टैक्स बचाने के लिए, जैसे कि दुबई वगैरह में क्या होता है, यूएई में 0% टैक्स है, तो लोग यूएई में शिफ्ट हो जाते हैं, एंड 181 दिन से ज़्यादा अगर रहते हैं तो फिर टैक्स नहीं पड़ता उन पर। हाँ आशीष शुक्ला जी। तो मेरे घर में आपसे 6 लोग पढ़ते हैं, क्या बात कर रहे हो। चलो भाई, थैंक यू। मिलते हैं कल फंडामेंटल राइट के लेक्चर के साथ, ओके। मौलिक अधिकार। थैंक यू, धन्यवाद। नेचुरलाइजेशन होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है कि कोई ना कोई तो भारत, मम्मी पापा थे भारतीय या दादा दादी थे, कोई तो थे। नेचुरलाइजेशन में भारत से कोई लिंकेज है ही नहीं। लाइक कि कल को जॉन सीना आया भारत में, भारत के नागरिक, वैसे तो जॉन सीना को तुरंत ही मिल जाएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिसका कोई भारत का लिंक हो ही ना, उसके लिए जो लेना होता है उसके सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन होती है, उसको 12 साल रहना है, ठीक है, पिछले 14 साल में। विरोध इसलिए करते हैं सीएए का क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए क्योंकि उसमें हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, जैन हैं, ये सब हैं, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई इन देशों में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुस्लिम के खिलाफ थोड़ी ना अत्याचार होता है। हमने इस प्रोविज़न को इसलिए लाए हैं ताकि जो अत्याचार जिनके खिलाफ होता है, इन 6 कम्युनिटीज़, वो यहाँ आके उनको नागरिकता तुरंत मिल जाए। और बाकी पार्टीज़, बाकी मेनली तो खैर चुनावी मुद्दा भी होता है, वोट बैंक का भी मुद्दा होता है। चलिए, थैंक यू।